हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 17th ऑफ जैन का। ठीक है, देखो मैंने 16th ऑफ जैन का नहीं बनाया क्योंकि उसमें कुछ ऐसी खास न्यूज़ आई नहीं थी उस दिन, और 18th ऑफ जैन का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस दिन संडे था और संडे को कोई न्यूज़पेपर में कोई भी खास न्यूज़ नहीं आती है। अगर कभी संडे को खास न्यूज़ आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, तो मैं उसको अगले दिन मतलब संडे से मंडे वाले डे में उसको ऐड कर दूंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। तो इस बार 18th ऑफ जनवरी को कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी, ठीक है, तो मैंने उसे ऐड नहीं किया। लेकिन मैंने 17th ऑफ जैन का भी नहीं बनाया था, लेकिन 17th ऑफ जैन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। तो आज हम उन सारी 17th ऑफ जैन में आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम जब स्टार्ट करने से पहले सेशन को मैं बताता हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप अबाउट सेक्शन में जाना और वहाँ पर लिंक से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल में मैं सारी पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है। सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और पुराने सेशन की भी पीडीएफ मिल जाएंगी, और ये वाला सेशन जब खत्म हो जाएगा तो मैं ये वाली पीडीएफ भी डाल दूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आज हम शुरू करते हैं 17th ऑफ जनवरी 2026 का इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर का एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट है, मैंने 9 टॉपिक को चूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इंडियन आउटलुक पे और ग्लोबल आउटलुक पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आरबीआई पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके मैंने कुछ 9 टॉपिक को सिलेक्ट किया है, तो आप एक बार नाम पढ़ लेना। हम डायरेक्टली फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक कहते हैं सेबीज मार्केट रिफॉर्म्स regulator propose net settlement for FPIs to ease liquidity crisis and curb outflows, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी इंडियन मार्केट के अंदर कि जो FPIs थे ना, वो अपना पैसा जो है, अपना जो मनी है, वो इंडियन मार्केट से निकाल के FPIs इंडियन मार्केट से निकाल के चाइना मार्केट में डाल रहे थे, ठीक है। मतलब आउटफ्लो कर रहे थे इंडियन मार्केट से, ठीक है। पैसा इंडियन मार्केट से जा रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि भाई हमारा मार्केट एक्सपेंसिव है इसलिए वो निकाल रहे हैं, नहीं। एफपीआईएस को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। और वो प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कुछ एक ग्रॉस सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें उन्हें बहुत सारा लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है। तो इस इस पर्टिकुलर ग्रॉस सेटलमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सेबी ने एक नया सेटलमेंट को प्रपोज किया है, नेट सेटलमेंट प्रपोज, ठीक है। क्योंकि जो एफपीआईज हैं उनको एक इमीडिएट हाई लिक्विडिटी की ज़रूरत ना पड़े अपने ट्रेड ऑफ्स करने में, क्योंकि उनको ट्रेडिंग करने में दिक्कत हो रही थी एफपीआईज को। इंडिया में जो रूल्स है उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, ये एक रीज़न नहीं था। तो वो जो ईज आउट करने वाले हैं हम इनका बिजनेस इनडायरेक्टली, एफपीआईज को हम यहाँ पर ईज देने वाले हैं। मतलब उनका एक सिस्टम, इनका जो ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता था उसको नेट सेटलमेंट सिस्टम पे कन्वर्ट करने का प्रपोजल दे रहे हैं यहाँ पर। तो सेबी क्या कर रहा है, इन रिस्पॉन्स टू recent surge in FPIs or foreign investors pulling money out of the Indian market, जो FPI आउटफ्लोज है, मार्केट रेगुलेटर सेबी वो प्रपोज कर रहा है एक चेंज टू अवॉइड दीज इन्वेस्टर्स सेटल देयर ट्रेड्स, ठीक है। तो वो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। पहले मैं आपको ग्रॉस सेटलमेंट बताता हूँ, ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है, ठीक है। जो हमारे FPIs है ना, वो ग्रॉस सेटलमेंट का यूज़ करते हैं कोई भी स्टॉक को बाय करने में। जैसे कोई FPI है मंडे को, मैं यहाँ पर मंडे से ले रहा हूँ क्योंकि एक सिंगल डे की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगल डे की बात हो रही है। एक एफपीआई मंडे को सिंगल डे में दो चीज़ें करना चाहता है। पहला, वो बाय करना चाहता है स्टॉक ए, ठीक है। दूसरा, वो सेल करना चाहता है स्टॉक बी। यहाँ पर ये आप ध्यान देना कि मैंने स्टॉक ए लिया है इधर और स्टॉक बी लिया है, मैंने सेम स्टॉक नहीं लिया। बाय करना चाहता है स्टॉक ए, सेल करना चाहता है स्टॉक ए, ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, उसके पीछे एक रीज़न है, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि एक एफपीआई मंडे को सिंगल डे में बाय करना चाहता है स्टॉक ए और सेल करना चाहता है स्टॉक बी। इसकी वर्थ है 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है, और इसकी भी वर्थ है 100 करोड़ रुपीज़। तो ग्रॉस सेटलमेंट में क्या दिक्कत आती है कि हर एक ट्रेड है ना, वो अलग स्टैंड करती है। मतलब मुझे अगर बाय करना है स्टॉक ए, तो मेरे पास मतलब एफपीआई के पास भाई लिक्विडिटी 100 करोड़ रुपए की उसके अकाउंट के अंदर होनी चाहिए, तभी वो बाय कर पाएगा स्टॉक ए, ठीक है, तभी बाय हो पाएगा वो।
तो अगर उसके पास ये पैसा नहीं है तो उसको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अरेंज करिए। मतलब उसको एक हैवी फाइनेंशियल बर्डन आ गया उसके दिमाग पे कि भाई यार मेरे को 100 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में पहले रखने पड़ेंगे और फिर बाय करना पड़ेगा, और मैं फिर सेल करना चाहता हूँ तो मुझे ये तो स्टैंड अलोन हो गया, ये स्टैंड मैंने 100 करोड़ रुपए दिए और फिर बाय कर लिया स्टॉक, ठीक है, लेकिन जब मैं सेल करूँगा तो मुझे अपने सेल करना पड़ेगा, ये भी स्टैंड अलोन होगा। तो मैं जब सेल करूँगा तो इसका जो पैसा है वो मेरे अकाउंट में जो 100 करोड़ रुपए मुझे मिलने वाले थे, एफपीआई को मिलने वाले थे, वो, लेकिन वो जो है ना वो आएंगे T+1 डे के बाद, क्योंकि सेटलमेंट साइकिल T+1 डे का होता है। तो मुझे अलग से 100 करोड़ रुपए की, मुझे खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रखने पड़े, है ना, एक्स्ट्रा रखने पड़े। पर मैं क्या, मैं दूसरी जगह क्या सोच सकता था यार, अगर मेरे को ये मेरा जो स्टॉक सेल करने वाला हूँ, बी स्टॉक जिसकी वर्थ है 100 करोड़ रुपीज़, अगर यही मेरे अकाउंट में उसी दिन आ जाते या उसी दिन रहते तो मुझे अलग से 100 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करनी पड़ती इन्हें खरीदने के लिए, स्टॉक ए को, है ना। तो क्योंकि वो जो सेल करने के बाद जो स्टॉक का मनी है वो T+1 डे के दिन के बाद आएगा मेरे अकाउंट में, इसलिए मुझे अलग से जो लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ रही है स्टॉक को खरीदने के लिए, ये एक बर्डन है, इसको ही बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। तो मुझे अलग से 100 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बनानी पड़ेगी, या तो मैं बोरो करूँगा कहीं से, है ना, ग्लोबल कस्टोडियन से बोरो करूँगा, तो ये दिस इज द प्रॉब्लम। नेट सेटलमेंट में यही चीज़ नहीं होती है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। करंटली एफपीआई ऑपरेट्स एज अ ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, पेइंग फॉर एवरी परचेस इंडिविजुअली, हर एक को इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। सेबी प्रपोज शिफ्टिंग टू नेट, अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू ऑफसेट द वैल्यू ऑफ सोल्ड अगेंस्ट स्टॉक बोट, पेइंग ओनली द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि कहीं ऐसा हो जाता, मतलब इन्वेस्टर के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पहले तो मैं इसको बेच देता, अभी क्या चल रहा है नेट सेटलमेंट में, क्या चल रहा है नेट सेटलमेंट में, नीचे थोड़ा नीचे लिख देते हैं नेट सेटलमेंट में क्या बात हो रही है, नेट सेटलमेंट जब ये ए खरीद रहा है ना 100 करोड़ का, तो वो किससे खरीद रहा है, बी को बेचने के बाद, पहले वो बी को जो है बेच देगा, इसको सेल कर देगा, सेल करने के बाद वो 100 करोड़ में सेल होगा, और इमीडिएटली ये जो पैसा इसने बेचा ना, जैसे ही बेचा इमीडिएटली उस पैसे को यूज़ कर लेगा, इमीडिएट करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ कर लेगा और यूज़ कर लेगा वो स्टॉक ए को बाय करने में। तो नेट सेटलमेंट, इसको नेट कितना पैसा देना पड़ा, तो इसको नेट ज़ीरो करना पड़ा, कोई कुछ करना ही नहीं हुआ इसको। तो इसको अलग से, इसमें क्या हुआ नेट सेटलमेंट में, इसको अलग से 100 करोड़ रुपए जो स्टॉक ए को खरीदने के लिए चाहिए थे वो नहीं करना पड़ा। तो स्टॉक ए को बिना 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लाए हुए, लिक्विडिटी मेंटेन करे हुए, उसने 100 करोड़ का ए खरीद लिया। मतलब क्या कर लिया इनडायरेक्टली, अपने शेयर को स्वाप कर लिया, किससे, बी से ए को स्वाप कर लिया, नहीं सॉरी, ए को बी से स्वाप कर लिया, नहीं सॉरी, बी को ए से स्वाप कर लिया यार, ठीक है, मतलब बी को बेच दिया और ए को लेके आ गया, ठीक है, बाय कर लिया। तो और उस पर कोई बर्डन भी नहीं आया फाइनेंशियल। तो वो यही बोल रहा है कि जो ऑफसेट कर लें, मतलब इन द एंड, मतलब एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये रियलाइज कब होगा, एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द डे उसका जो नेट पेमेंट था ना, नेट पेमेंट सेटलमेंट के थ्रू, नेट सेटलमेंट के थ्रू जीरो रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे इस वाले में एंड ऑफ द डे जो उसका टोटल ग्रॉस सेटलमेंट था वो कितना हुआ, 100 करोड़ रुपीस, इसको मेंटेन करके रखना पड़ा, ठीक है। तो यही बोल रहा है, टू दिस मूव इज डिजाइन टू रिड्यूस, क्या क्यों बनाया गया, कैपिटल बर्डन कम करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर पे। तो उसे क्या है कि उनको आसानी पड़ेगी, अट्रैक्टिव बनेगा हमारा मार्केट, क्योंकि नॉर्म्स कम है, और लोअर देयर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे कम हो रही है इस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। मेकिंग द इंडियन इक्विटी मार्केट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ग्रॉस सेटलमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। टू अंडरस्टैंड द चेंज हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो इसका मतलब जो एवरी ट्रांजैक्शन है वो स्टैंड अलोन है, अलग से एक्सटेंड करती है, एंड मस्ट बी फंडेड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पहले आपको 100 करोड़ से एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आप बेच दो अपना बी स्टॉक को, पहले बी स्टॉक को बी बेच दो, तब भी आपको 100 करोड़ रुपए से ए स्टॉक खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बी स्टॉक से बेचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में अगले दिन आएगा, T+1 डे के बाद आएगा, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। द एफपीआई रूल क्या बोलता है कि एफपीआई स्क्वायर ऑफ इंटरडे नहीं कर सकता इसमें, है ना, मतलब नेट नहीं कर सकता एंड में, ग्रॉस सेटलमेंट में। दे मस्ट टेक द डिलीवरी ऑफ एवरीथिंग दे बाय, जो भी वो बाय करेंगे उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और डिलीवरी देनी पड़ेगी जो भी वो सेल करेंगे, ठीक है। जब वो सेल करते हैं तो शेयर देते हैं, और जब बाय करते हैं तो शेयर लेते हैं, तो वो ये डिलीवरी टेक बाय में और डिलीवरी गिवन
इन सेल, ठीक है। इससे क्या है, इन्वेस्टर्स इज सेलिंग 100 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक, ठीक है, एंड बाइंग 100 करोड़ वर्थ ऑफ अनदर स्टॉक ऑन द सेम डे की बात हो रही है। दे कैन नॉट जस्ट स्वैप द कैश वैल्यू, वो कैश वैल्यू स्वैप नहीं करेंगे, है ना, वो नहीं कर सकते, ग्रॉस सेटलमेंट में नहीं कर सकते। दे मस्ट हैव फुल कैश अमाउंट, वो 100 करोड़ रुपए अपफ्रंट रखना पड़ेगा फॉर द परचेज, जो एक इन्वेस्टर पे हैवी बर्डन क्रिएट करेगा, एक फॉरेन इन्वेस्टर पे। तो पहले ये होता था। अभी क्या बोल रहे हैं, प्रपोजल क्या है, नेट सेटलमेंट। सेबी प्रपोज कर रहा है अलाउइंग एफपीआईज टू सेटल द नेट वैल्यू ऑफ देयर ट्रांजैक्शन। दिस मीन्स कैश प्रोसीड, जो कैश आया सेल करने के बाद स्टॉक को, जो हमने स्टॉक बी को बेचा 100 करोड़ में मिले, ठीक है, वो हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं फंड करने के लिए अपने जो हम स्टॉक ए को खरीदने वाले थे ऑन द सेम डे, जो उसकी वर्थ भी 100 करोड़ रुपीज थी। तो हमारा नेट ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया, हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बाय ऑब्लिगेशन क्या है, 100 करोड़ रुपए के बाय करना चाहते हैं, और सेल ऑब्लिगेशन क्या है, 100 करोड़ रुपए का ही सेल करना चाहते हैं। नेट पेबल कितना हो गया, 100 करोड़ माइनस 100 करोड़, 0 हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करनी पड़ी, कोई नया फ्रेश कैश मुझे नहीं लाना पड़ा मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड दे सिंपली डिलीवर स्टॉक बी, हमने क्या किया, सिंपली बी को डिलीवर किया और इस रिसीव किया ए को, तो स्वैप कर लिया हमने स्टॉक बी, ठीक है, ए से। द आर्टिकल, अभी मैंने आपको बोला था कि जो है स्टॉक जो है, यहाँ पर स्टॉक ए और बी की बात करी मैंने, है ना, पर मैंने क्यों नहीं बोला कि मैंने स्टॉक ए ही खरीद लिया और स्टॉक बी ही खरीद लिया, स्टॉक ए खरीदा और स्टॉक ए ही बेच दिया। ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो आउटराइट ट्रांजेक्शन में ही यूज होता है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर सेटलमेंट सिस्टम है, ये सिर्फ आउटराइट ट्रांजेक्शन में ही यूज होगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं स्पेकुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकता। एक एफपीआई स्पेकुलेशन के लिए ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकता कि भाई वो पहले तो जो ना सस्ते दामों में उसी दिन एक पर्टिकुलर सिंगल डे में सस्ते दामों में खरीद ले, ठीक है, खरीद ले, बाय कर ले, ठीक है, और फिर उसे बेच दे, ठीक है, प्रॉफिट आने पे, मतलब जो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी स्टॉक की, उसी स्टॉक की, ए स्टॉक की वैल्यू गिरने पे तो बाय कर ले और उस पर बढ़ने पे बेच दे। तो जो प्रॉफिट होगा वो अपने हाथ में अपने पास रख ले। अभी वो प्रॉफिट जो है विदाउट एनी रियलाइजेशन आया होगा, क्योंकि सेम वैल्यू को खरीदा होगा और सेम वैल्यू को ही बेचा होगा, तो नेट तो 0 हो गया होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो वही मैंने करता है, सिंगल स्टॉक पे ही अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ स्वैपिंग पे अप्लीकेबल है। आपको स्वैप करना है तो ही सिर्फ ये चीज़ अप्लीकेबल होगी, मतलब एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक को चेंज करना है या स्वैप करना है, मतलब सिंपल ये। लेकिन अगर आप ए से ए को ही स्वैप करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो तो भाई आपकी इंटरडे हो गई, आप इंटरडे बन रहे हो। तो इससे क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम से जो हमारा सेबी है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सपोर्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म एफपीआईज को एंकरेज करना चाहता है, एंकरेज, ना कि इंट्राडे एफपीआईज को। हॉट मनी नहीं चाहिए हमें, इंट्राडे एफपीआईज को मना करता है वो, है ना, एंकरेज नहीं करता, हॉट मनी को नहीं करता। जो लॉन्ग टर्म मनी होता है उससे ही हमारे देश का विकास, जीडीपी बढ़ सकती है, तो इसलिए उसको ही एंकरेज कर रहा है, ना कि इंट्राडे को, क्योंकि वो सिंगल डे में एक ही स्टॉक का बाय सेल नहीं करने दे रहा, उस पर नेट सेटलमेंट नहीं अलाउ कर रहा, क्योंकि उसके थ्रू स्पेकुलेशन करी जा सकती है, उसके थ्रू बैटिंग करी जा सकती है, उसके थ्रू प्रॉफिट बुकिंग करी जा सकती है ना, तो वो नहीं अलाउ कर रहा है। तो द बैन ऑन स्पेकुलेटिव इंट्राडे स्क्वायर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सेम स्टॉक प्योरली फॉर द प्रॉफिट पर्पस विदाउट एनी डिलीवरी, वो बैन है, ठीक है, वो तो बैन रहेगा। दिस इज अबाउट इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, ये कैश मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाए हमारा, इसलिए कर रहे हैं, ना कि हम इंट्राडे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अदर स्टॉक की बात हुई और सेम स्टॉक को हटा दिया, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि सेबी ये क्यों कर रहा है, तो इसके 3 मेन रीज़न है। पहला तो यही है कि भाई कॉम्बैट करना चाहता है वो आउटफ्लोज को, भाई जो अनप्रेसिडेंटेड रेट जो पहले ना हुए हो वैसे रेट से जो है सेलिंग हो रही है हमारे मार्केट के अंदर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं बेच के शेयर को जा रहे हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, आउटवर्ड ले जा रहे हैं और चाइना को दे रहे हैं ना, चाइना जैसे मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि वो चाइना मार्केट चीप भी है और उनको दिख रहा है कि वहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो बाय लोअरिंग द कॉस्ट एंड फ्रिक्शन ऑफ ट्रेड, अभी मैं बताऊंगा कि लोअरिंग कैसे हो रहा है कॉस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ड को बहुत ध्यान रखना। लोअरिंग ऑफ कॉस्ट कैसे हो रही है एंड फ्रिक्शन ऑफ ट्रेड कैसे है ना, कैसे वो कम कर रहा है उसको। सेबी होप्स टू स्टॉप द ब्लीड, इस ब्लीड को रोकना चाहता है और इंसेंटिवाइज करना चाहता है फॉरेन फंड्स को टू स्टे, या तो वो रहें हमारे मार्केट में और या वापस आ जाए अगर गए थे तो वो क्या तरीका है, वो यही है, रिड्यूसिंग डेड कैपिटल कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो ग्रॉस मनी में क्या होता था, देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये जो ग्रॉस मनी है
तो ग्रॉस मनी में जब स्टॉक ए खरीद रहा था, अभी मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट में जब मुझे स्टॉक ए खरीदना था तो मुझे 100 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी चाहिए थी। भाई 100 करोड़ रुपए इज़ अ बिग अमाउंट। तो ये अमाउंट को ये कैसे कैसे अरेंज करेंगे? तो ये जो एफ है ना, ये ग्लोबल कस्टोडियंस है। ग्लोबल कस्टोडियन मतलब कोई ग्लोबल बैंक हो गया है ना, वहाँ से लोन उठाते थे, लोन लेते थे, लोन, ठीक है, लोन लेते थे 100 करोड़ रुपए का, तो इनको जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्योंकि इन्होंने लोन लिया सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी अपनी एक टेम्पररी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, टेम्पररी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एफपीआई ने लोन ले लिया, इंटरेस्ट और फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई कि जो रिड्यूस हो, मतलब यहाँ पर बोरिंग करनी पड़ गई, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, एक तो ये परेशानी। दूसरी परेशानी क्या होगी, जो वो स्टॉक भी सेल करके उनको पैसा मिलने वाला था, है ना, और वो तो मिलेगा T+1 डे पे, है ना, उसकी सेटलमेंट साइकिल ये है, ठीक है, वो तो मिल जाता है। तो लेकिन वो उतने दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए जो मनी है वो स्टॉक ब्रोकर के पास, एसबी के पास जो है, या मतलब जो मेन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उनके पास जो है डेड मनी की तरह पड़ा हुआ है। अभी जो एफपीआई का मनी जो उनको हेल्प कर सकता था स्टॉक ए को खरीदने में, वो तो अब ऐसे ही पड़ा हुआ है ना उनके पास, क्योंकि वो तो T+1 डे के बाद आएगा इनके पास, एफपीआई के पास। तो वो डेड मनी हो गया इनके लिए, क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है एफपीआई के लिए। तो एक तो स्टॉक बी को बेचने के बाद इनको पैसा नहीं मिला इमीडिएट, है ना, इनको कुछ मिला ही नहीं इसमें, उनके पास जो मनी था वो डेड मनी रह गया, ठीक है। तो इससे कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, ये पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, इन्होंने लोन भी ले लिया ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। तो ये ग्रॉस सेटलमेंट में ये 2 प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। इसको ही रिड्यूस करने के लिए ना नेट सेटलमेंट लाया। अब नेट सेटलमेंट में कोई 100 करोड़ की मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी लिक्विडिटी स्वैपिंग के लिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये लोन ले लेना पड़ेगा, और आपको ये कंडीशन तो कभी होएगी ही नहीं, क्योंकि पैसा तो वापस आ जाएगा। ये हमने बेच दिया अगर स्टॉक, तो उसके बदले हमने एक स्टॉक ए खरीद लिया, तो हमारा पैसा तो यूज़ ही हो गया, तो वो डेट कैपिटल नहीं बना, है ना, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी नेट में। तो नेट यही हेल्प करता है। तो यही बोल रहा है कि रिड्यूसिंग डेट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ फंडिंग को रिड्यूस करने के लिए नेट सेटलमेंट वाला इफेक्टिव है। तो अंडर ग्रोथ सेटलमेंट एफपीएस ऑफन हैव टू बोरो मनी ग्लोबल कस्टोडियन से, और कीप लार्ज कैश बफर रखना पड़ेगा टू पे द बाइस, मतलब इसको ए को बाय करने के लिए, और वेट करना पड़ेगा अपने सेल प्रोसीड, जो उनके बेचने का जो पैसा है उनको आने में, उसका आने तक, जो तुम्हारा जो सेल करने में पैसा आया उसका वेट करना पड़ेगा कि कब आएगा वो पैसा, और बोरो करना पड़ेगा मनी। तो उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन एफ को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन बोरोड मनी फॉर 1 और 2 डेज भी, है ना। अंडर इन्वेस्टमेंट मनी जो सेट असाइड है फॉर सेटलमेंट पेज इज अ मनी दैट इजंट जनरेटिंग रिटर्न ऑन द मार्केट, मतलब ये जो मनी है ये कोई रिटर्न जनरेट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि डेड मनी है वो 1-2 दिन के लिए। वही प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। एक फॉरेक्स स्लिपेज भी होता है, ठीक है, फॉरेक्स स्लिपेज पे बात कर लेते हैं। देखो, जब ग्रॉस सेटलमेंट होती है तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे स्टॉक ए खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। अभी स्टॉक ए खरीदने के लिए 100 करोड़ में कैसे लाऊंगा? भाई मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। जब मैं बैंक से लोन लूँगा तो मैं वो डॉलर्स में लूँगा, क्योंकि मैं एक एफ हूँ। तो अगर एफ डॉलर में लोन लेगा तो, लेकिन खरीदना तो 100 करोड़ रुपए का है, रुपीज़ में खरीदना है, तो भैया कन्वर्जन कराना पड़ेगा, तो डॉलर टू रुपी कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन रेट देना पड़ेगा और कन्वर्जन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये तो कब हुआ, जब बाय वाली कंडीशन हुई, जो 100 करोड़ रुपए मेंटेन करने के लिए स्टॉक ए को बाय करना है। लेकिन अभी स्टॉक भी, मतलब मैंने कुछ स्टॉक को बेचा, ठीक है, उससे मुझे कुछ मनी रियलाइज हुआ, वो किस में होगा, वो होगा रुपीज़ में, और फिर वो मेरे को डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा मेरे पे। तो ये क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये इमीडिएटली नहीं हो रही, ये ना सिंगल डे नहीं है, क्योंकि भाई बेचने के बाद मेरे को सिंगल डे में नहीं मिलेगा ना, T+1 डे में मिलेगा। तो जो T+1 ये जो दिन है, जो गैप है, डेज का गैप है, उसमें जो भी फॉरेक्स का स्प्रेड होगा, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट का जो स्प्रेड होगा, ठीक है, यहाँ पर डॉलर की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर डॉलर की वैल्यू कुछ और होगी, जो इसकी वजह से, इस स्प्रेड की वजह से लॉस होगा किसी एफपीआई को, ठीक है, उसको ही बोलते हैं स्लिपेज, फॉरेक्स स्लिपेज हो जाना। फॉरेक्स स्लिपेज की वजह से, इस स्प्रेड की वजह से एक एफपीआई को लॉस हो जाना, ये ग्रॉस सेटलमेंट में होता था। अगर हम नेट सेटलमेंट में जाएंगे तो ये जो अननेसेसरी में कन्वर्जन करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, है ना, हमें सिर्फ नेट ऑफ करना है। तो ये लिखा है, टू फंड द ग्रॉस सेटलमेंट पे इन एफपीआई हैव टू कन्वर्ट द रुपी फॉरेन करेंसी टू INR
एंड इफ दे कन्वर्ट USD टू INR टू पे फॉर द बाइज, एंड देन अगेन उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा INR से USD में आफ्टर रिसीविंग द सेलिंग, है ना, रिसीविंग द सेलिंग प्रोसीड्स, दे लूज मनी ऑन द स्प्रेड। वो उस स्प्रेड में मनी को लूज करेंगे, वो डिफरेंस में मनी को लूज कर देंगे। अगर वो ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स स्लिपेज। ये ग्रॉस सेटलमेंट में होता था, नेट सेटलमेंट में नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया है। एक होता है इंडेक्स रिबैलेंसिंग, ठीक है। इंडेक्स रिबैलेंसिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेजर स्पाइकिंग करता है। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि द आर्टिकल हाईलाइट्स दैट द इशू इज मोर एक्यूट ड्यूरिंग इंडेक्स रीबैलेंसिंग। तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग क्या होता है, जो हमारे ये FPIs होते हैं ना, ये जो FPIs होते हैं ये हमारे पैसे फंड्स होते हैं। पैसे फंड्स होते हैं, पैसे फंड का मतलब क्या है, ये पेंशन फंड हो गए, जैसे पेंशन फंड हो गए। तो ये पेंशन फंड जो ना पिकर्स नहीं होते, ये एक्टिव पिकर्स नहीं होते, ये स्टॉक को पिक नहीं करते रहते बार बार, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये कुछ इंडेक्स फॉलो करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। ये एक्टिव पिकर नहीं है, एक्टिव स्टॉक पिकर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ मेजर इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, जैसे MSCI और FTS। लेकिन जो ये MSCI और FTS है ना, ये पीरियोडिकली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली अपने इंडेक्स के अंदर कुछ कंपनीज को ऐड करते रहते हैं और कुछ कंपनी को रिमूव करते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो उसके 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 अकॉर्डिंग ये चेंज करते रहते हैं। तो अगर इन्होंने चेंज किया, इन्होंने ऐड और रिमूव किया, तो जो FPIs है उनकी पोर्टफोलियो में भी ये ऐड और रिमूव होगा। तो दीज FPI ट्रैक्स दीज इंडेक्सेस। तो दे मस्ट बाय एंड सेल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ स्टॉक साइमल्टेनियसली, क्योंकि पूरी कंपनी के स्टॉक ही रिमूव करने हैं और दूसरी नई कंपनी के स्टॉक लाने हैं। जैसे जोमेटो को रिमूव करना है, जोमेटो को इन करना है और पेटीएम को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पूरी की पूरी कंपनी रिमूव होती है, तो बहुत बड़े वॉल्यूम में रिमूवल होता है ना इन लोगों का, क्योंकि FPI बहुत बड़े अमाउंट में पैसा रखते हैं। तो उस पर्टिकुलर डे पे जिस दिन ये रिबैलेंसिंग हो रही है, इन लोगों को अंडर द ग्रॉस सेटलमेंट बहुत पैसा चाहिए होगा, है ना। तो वही यही बोल रहा है, अगर ग्रॉस सेटलमेंट में होता ये काम विदाउट नेटिंग, अगर नेटिंग सेटलमेंट नहीं हो, द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट ऑन द रीबैलेंसिंग डे इज मैसिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सेम चीज़। एक FPI को जो है ना बाय करना है, जैसे जोमेटो बाय करना है, जोमेटो का स्टॉक, क्योंकि इंडेक्सेस चेंज किया है, MSCI ने और FTS ने चेंज किया है, इसलिए ये भी चेंज कर रहे हैं। तो इनको 5,000 करोड़ रुपए की जोमेटो के शेयर खरीदने हैं और पेटीएम के बेचने हैं 5,000 करोड़ के, ठीक है। तो ये अंडर ग्रॉस सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी कि इनको 5,000 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर डे के दिन चाहिए, ठीक है, अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन अंडर नेट सेटलमेंट ये नहीं करना, ऐसा कुछ लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट स्वैप कर लेंगे, इसको बेच देंगे, इसको खरीद लेंगे उसी पैसों से, है ना, इसको बेच के ये खरीद लेंगे। तो वहाँ पर नेट सेटलमेंट जीरो। ऐसी चीज़ों में बहुत फ़ायदा आता है। अभी ये क्यों फ़ायदेमंद है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। वो ये मैं इसका पूरा रीज़न बताऊँगा कि ये क्यों होता है, इसका बहुत पार्ट आएगा, है ना। इससे रुपये पे क्या हर्टिंग होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हर्ट हो जाते हैं इसमें, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ग्रॉस सेटलमेंट में एक FPI को बहुत ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ता है रिजर्व में, जो कि नहीं रखना पड़ेगा नेट सेटलमेंट में, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता दिया है। वो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है कि करंट सिस्टम जो है और अभी प्रपोज सिस्टम क्या क्या इफेक्टिवनेस करेंगे अगर हमने नेट सेटलमेंट को चूज़ किया फ्यूचर में, ठीक है। वही सेम चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये जो ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट की प्रॉब्लम है, वो क्या कैसे हर्ट करती है। तो ये इंडियन रुपीज़ को कैसे हर्ट करती है, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर को कैसे हर्ट करती है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं रुपये को कैसे हर्ट करती है। तो जब ये ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा होता है ना, मैंने बोला कि रीबैलेंसिंग होती है ना, जिस दिन रीबैलेंसिंग डे होगा, एक FPI को ऐड और रिमूव करने के लिए पीछे वाले केस में 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही थी, विच इज़ अ बिग अमाउंट, ठीक है। अब ये कैसे करेगा भाई, ये ग्लोबल कस्टोडियन से लोन लेगा, कुछ भी करेगा, और 5,000 करोड़ रुपए डॉलर से कन्वर्ट करा के, फॉरेक्स स्लिपेज चार्ज दे के, सब कुछ करके इसमें कन्वर्ट कराएगा रुपीज़ में, और मेंटेन करेगा 5,000 करोड़ रुपए वो पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए, है ना, ग्रॉस सेटलमेंट पे। तो इससे क्या होगा, जब ये डॉलर को बेच के रुपी लेके आएगा ना, तो डॉलर की
डॉलर की डिमांड जो है कम हो जाएगी और रुपी जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि रुपी चाहिए इस टाइम पे। ये रीबैलेंसिंग करने के लिए इंडियन मार्केट में रुपी चाहिए एफपीआई को, तो उसे एफपीआई को डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हाई सेलिंग हो जाएगी डॉलर की उस टाइम पे, जिसकी वजह से सडनली ड्रास्टिकली हमारा रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा आउटलुक क्रिएट होगा। लेकिन जब जब ये अपने दूसरे स्टॉक को बेचेंगे, हैं, जब ये पेटीएम को बेचेंगे, जो भी 5,000 करोड़ रुपए रखता है, और फिर इसको कन्वर्ट कराएंगे डॉलर में दोबारा से, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट 5,000 करोड़ रुपए डॉलर में कन्वर्ट हुआ, तो अब हाई सेलिंग दोबारा हो गई रुपी की, तो अब इससे क्या होगा, डॉलर दोबारा पावर अप हो जाएगा, ये दोबारा स्ट्रेंथ हो जाएगा और हमारा रुपी गिर जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ड्रास्टिक चेंज आता है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ जब अगर ये चीज़ हमें ग्रॉस सेटलमेंट में करें ना, तो इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होती है। इसको बोलते हैं विप शॉ इफेक्ट, विप शॉ इफेक्ट, कि रुपी जो है वाइडली मूव कर रहा है, अगर उसे जो है ना मूव करना चाहिए था किस पे, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे मूव करना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है, वाइडली मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट, है ना, ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन नेट सेटलमेंट में ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये हमारा जो आर्टिफिशियल पंप अप है, आर्टिफिशियल फॉरेक्स पंप अप हुआ है, वो नहीं होगा, है ना। दूसरी ओर, हाँ, और एक और मैंने यहाँ पर बोला है ना कि डॉलर से रुपये में कन्वर्ट कर रहा है, तो भाई फॉरेक्स स्लिपेज भी आएगा, फॉरेक्स स्लिपेज कॉस्ट भी आएगा यहाँ पर, तो एफबीआई को ऐसी भी प्रॉब्लम हो गई, रुपये को भी हर्ट हो गया, है ना, ऐसे करके। अब अगला है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनको क्या प्रॉब्लम आएगा। तो हमें लग रहा होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि ये तो बिग बॉय प्रॉब्लम है ना, जो बड़े बड़े एफपीआई हैं उनको प्रॉब्लम होती होगी इससे। नहीं भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि रीबैलेंसिंग, दोबारा से हम रीबैलेंसिंग लेते हैं, रीबैलेंसिंग का डे आया। रीबैलेंसिंग एफपीआई के लिए काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ही होता है ना भाई, उनको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिमूव ऐड करना पड़ता है, तो ये ऑब्लिगेशन होता है इनके लिए। तो उस दिन ये बहुत सारा पैसा जो है ना अपने पास मेंटेन करके रखते हैं लिक्विडिटी में, है ना। तो उस पर्टिकुलर डे के दिन जब ये स्टॉक को बाय सेल करते हैं ना, तो जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें अनइवन स्पाइकिंग आने लग जाती है, या तो स्पाइक हो जाता है या मार्केट क्रैश हो जाता है, या तो वो अनएक्सप्लेन होता है, अनएक्सप्लेन, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अंदर जा रहा है और वापस भी आ रहा है ना, बाहर भी निकल रहा है, एक को बेचा जा रहा है, एक को अंदर मतलब खरीदा जा रहा है। तो रिबैलेंसिंग के दिन पे अनइवन स्पाइकिंग जनरेट होती है। तो जो अनइवन स्पाइकिंग है ना, वो डायरेक्टली हर्ट करती है रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर्स एक मार्केट की पिक्चर ख़त्म कर देता है, फिर उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्यों इतना ऊपर नीचे हो रहा है, रीबैलेंसिंग से हो रहा है या जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, उसको पता नहीं चलता। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है उसका व्यू ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे एक तरीके से हर्ट होता है। दूसरा क्या है, क्योंकि रीबैलेंसिंग के दिन एफपीआई के लिए ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, और अगर उतनी लिक्विडिटी, वो 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी ये मेंटेन नहीं कर पाए, 5,000 करोड़ रुपए चाहिए जोमेटो खरीदने के लिए, लेकिन वो नहीं ला पाए किसी भी कारण से, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एफपीआई जो ब्लू चिप होती हैं इनके ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, टेम्परेरी, ये पर्टिकुलर टेम्परेरी जो हमारी लिक्विडिटी है मेंटेन करने के लिए इस ग्रॉस सेटलमेंट के अंदर ये ब्लू चिप के जो स्टॉक्स होते हैं उसको बेच देते हैं, इसको सेल कर देते हैं और अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये ब्लू चिप के वो बेचते हैं ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ब्लू चिप को खरीद के रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिलायबल स्टॉक्स होते हैं। तो रिटेलर इन्वेस्टर्स को कोलैटरल डैमेज हो जाता है, डायरेक्ट डैमेज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा अमाउंट खरीद के रखते हैं इसको। तो ऐसे करके रुपी हर्ट होता है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी हर्ट होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता था, ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगला, ऑयल स्ट्रेटेजी स्प्लिट। अब रिलायंस हॉल्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट ओवर द सैंक्शंस फियर, और आईओसी, जिसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड नायरा रैम्प अप बाइंग। तो हमारा मार्केट में हमें ऐसा देखने को मिला है, यूएस सैंक्शन की वजह से, यूएस सैंक्शन जो लगा है रशियन ऑयल पे, उसकी वजह से जो है ना हमारा मार्केट, जो इंडियन मार्केट है ना, इंडियन रिफाइनर मार्केट है या रिफाइनिंग सेक्टर है, वो स्प्लिट हो गया है दो डिविजन्स में, दो कैंप के अंदर। एक में एग्रेसिव बाइंग हो रही है और एक में सेफ प्लेइंग हो रही है, ठीक है, बैक फुट पे खेला जा रहा है। तो जो एग्रेसिव बायर है, दो बायर है हमारे। तो इन इंडियन रिफाइनिंग सेक्टर दो ग्रुप में डिवीजन हो गया है, दो कैंप में डिवीजन हो गया रिगार्डिंग द रशियन ऑयल। वाइल
हमें पता है, हमें ये पता है ना कि यूएस ने जो है रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं कि जो भी कंट्री, इंडिया अगर रशिया के साथ ऑयल या ट्रेड डील करेगी तो उस पर +25% का टैरिफ है। 25% तो पहले से था ही, +25 और आ गया, तो इफेक्टिव 50% का टैरिफ इंडिया पे लग गया। तो वो 25% ना लगे कुछ कंपनियों पे, तो कंपनियां बैकफुट पे भी खेल रही हैं। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, वाइल ओवरऑल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया हैव ड्रॉप। भाई ये सैंक्शन की वजह से जो है ना 30% ड्रॉप तो आया है रशियन ऑयल में, है ना, लोग बहुत कम खरीद रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये 30% ड्रॉप आया है तो रशियन ऑयल की सप्लाई बढ़ गई। रशियन ऑयल की सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम है, इसका मतलब प्राइस जो है स्लाइस करना पड़ेगा रशियन ऑयल्स को, है ना, रशियन कंपनीज को। तो रशियन कंपनी जब प्राइस स्लाइस करती है तो उससे क्या होता है, डीप डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारी स्टेट रन IOCL जो है और नायरा एनर्जी है, ये एग्रेसिवली बाय कर रही है, बाइंग मोर टू प्रॉफिट फ्रॉम डीप डिस्काउंट, क्योंकि इनको डिस्काउंट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यही क्यों कर रही है और रिलायंस नहीं कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर, हैज़ completely stopped buying रशियन ऑयल दिस मंथ एंड टू प्रोटेक्ट इट बिजनेस इंटरेस्ट इन द वेस्ट। ये नहीं कर रहा है, तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है, अगले स्लाइड पर पता चलेगा हमें। तो यूएस सैंक्शन, जो यूएस ने सैंक्शन लगाया हमारे रशिया के दो बड़े जाइंट्स पे, ऑयल जाइंट्स पे, रॉसनेफ्ट और लुकोइल। उनका जो पूल है ना इंडियन बायर्स का, इंडिया में जो बायर्स हैं उनका पूल है श्रंक हो गया है, ठीक है। और हमें पता है वो क्यों हो गया, और दो दो पार्ट में डिवीजन हो गया। द एग्रेसिव बायर्स जो कि IOCL और नायरा है, यहाँ पर ओवर 80% का जो ऑयल मार्केट कैप्चर करके बैठा है रशिया का, IOCL और नायरा, मतलब वहाँ से लेता है। फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में सिर्फ IOCL ने और नायरा ने ही मोर देन 80% ऑफ रशियन ऑयल खरीदा है। IOCL ने कितना खरीदा है, 5 लाख बैरल पर डे, ठीक है, जो कि 64% हायर है उसकी 2025 के एवरेज से। IOCL एक स्टेट रन रिफाइनरी है, ठीक है, उसका प्राइमरी फोकस क्या है, ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। तो उसको जो है ना एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, उसको यूएस को देना ही नहीं है, उसको वेस्ट साइड में कुछ करना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत कम ही उसको यूएस में देना है। तो उसको क्या, उसको किस बात से डर, उसको किस, कोई बात का डर ही नहीं है, उसका तो डोमेस्टिक मार्केट पहले से स्ट्रांग है ही ना, वो वनरेबल है ही नहीं, वो यूएस रिटेलिएशन में लगा दे भाई 25%, उसको तो बेचना ही नहीं है बाहर। इसलिए ही IOCL दबा के बाय कर रहा है, एग्रेसिवली बाय कर रहा है। और जो डिस्काउंट मिल रहा है, बाइंग हेविली टू लॉक इन द डीप डिस्काउंट, जो कि $5 से $6 पर बैरल मिल रहा है अभी, दैट बिकॉज अदर्स बायर्स फ्लड, क्योंकि बड़े बड़े अदर जाइंट जो है रशिया, चाइना और अपने रिलायंस जैसे बड़े बड़े बायर जो है वो भाग गए। तो इसलिए IOCL ज़्यादा खरीद रहा है, क्योंकि वो उसका डोमेस्टिक मार्केट बेस है। अभी नायरा क्यों खरीद रहा है, नायरा क्या डोमेस्टिक मार्केट बेस है? नहीं नहीं नहीं, नायरा के साथ अलग परेशानी चल रही है। नायरा जो है पार्शली ऑन्ड होता है रॉसनेफ्ट से, जो रशियन जाइंट है, ठीक है। और नायरा पे अलग से EU ने अलग से सैंक्शन लगा रखे हैं, तो उसको कट कर दिया वैसे ही वेस्टर्न मार्केट से। तो नायरा के पास कोई चॉइस ही नहीं बची, तो इट हैज़ नो चॉइस, दे आर एंटायरली रिलाइंग ऑन द रशियन क्रूड, ठीक है, एंड हैज़ इफेक्टिवली बिकेम अ डेडिकेटेड आउटलेट फॉर रशियन ऑयल। उन्होंने 4,71,000 बैरल्स पर डे, हाईएस्ट इन सेकेंड सेकेंड ईयर, तो इन्होंने बाय किया है, ठीक है, बॉट किया है। दूसरी साइड जो है द सेफ प्लेयर रिलायंस और अदर्स, जो रिलायंस हैं उनकी जो फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी है, उन्होंने ज़ीरो बिजनेस किया है रशियन ऑयल के साथ, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट मैटर करता है। भाई जो रिलायंस है ना, वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ये रिफाइंड फ्यूल्स का, जो पेट्रोल डीजल है ये US और यूरोप बेचता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिलायंस है वो चाहता है कि वो मार्केट एक्सेस चाहता है ओवर द चीप क्रूड। उसे चीप क्रूड से कोई मतलब नहीं है, वो महंगा भी खरीद लेगा, लेकिन उसको जो है ना उसका मार्केट एक्सेस चाहिए, उसको भाई US का मार्केट चाहिए, उसको यूरोप का मार्केट चाहिए। अगर ये जो रिलायंस है, अगर वो सैंक्शनड रशियन एंटिटी से खरीदता रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि US और टैरिफ लगा दे और पूरा का पूरा कट कर दे, है ना, उनका प्रॉफिट खत्म कर दे रिलायंस जैसी कंपनी का। तो इसलिए वो रिलायंस जैसी कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और वो मार्केट एक्सेस करना चाहती हैं ओवर द क्रूड, चीप क्रूड, ठीक है, इसलिए। और कुछ ये कंपनी जो HPCL है, HMEL है, MRPL है, ये भी जो है ना रिलायंस जैसा ही स्टांस रख के बैठी हैं
और these refiners also have stayed away this month, likely evaluating the risk of sanction before committing to the new cargo. ठीक है, तो ये भी ज़्यादा घुस नहीं रही हैं इन चीज़ों में, बैकफुट में ही खेल रही हैं। इकोनॉमिक ड्राइवर क्या है, वो क्यों ऐसा स्प्लिट बिहेवियर हुआ? यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, वो तो है ही है। यूएस ने इम्पोज कर दिया है सैंक्शन ऑन रॉसनेट और लुकोइल पे, जो रशिया के 2 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। और इम्पैक्ट क्या है? बाइंग ऑयल, वो नहीं चाहते, जो कुछ कंपनीज हैं उन टॉक्सिक क्रूड को नहीं बाय करना चाहती, क्योंकि वो जो टॉक्सिक क्रूड है ना, वो बिजनेस जो रशिया के साथ करती हैं कंपनीज, उसमें उसे टॉक्सिक बना देगा। तो इसलिए वो कंपनी, जो रिलायंस जैसी कंपनी है, वो यूएस के साथ बिजनेस करना चाहती हैं, इसलिए वो रशिया के साथ बिजनेस नहीं कर रही हैं, उनका टॉक्सिक क्रूड नहीं ले रही है डायरेक्टली, है ना। अभी क्या होता है, जब भी आप तेल बेचते हो तो आप कंटेनर्स में बेचते हो ना, क्रूड कंटेनर्स में बेचते हो, और इन कंटेनर्स को जो है ना, जब भी आप शिप करते हो तो इस पे आपको प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब इनको इंश्योर करना पड़ता है ना, भाई ख़राब हो गए तो ये सब चीज़ें इंश्योर्ड होती हैं। तो बैंक्स और इनको इंश्योर कौन करता है? बैंक्स और इंश्योर करते हैं, पर ये भी डरे हुए हैं इस टाइम पे, दे आर ऑल्सो अफ्रेड टू टच दीज कार्गोज। ठीक है, इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम ना देना पड़े, रिलायंस जैसी कंपनी को ज़्यादा प्रीमियम ना देना पड़े, उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो रिड्यूस ना हो, इसलिए उन्होंने रशिया से बिल्कुल ही अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। रिजल्ट क्या है? रशियन अदर स्टेप बैक टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द क्रॉस फायर, वो क्रॉस फायर में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा क्या है? डीप डिस्काउंट, क्योंकि बड़े बड़े बायर्स जो हैं, जैसे रिलायंस और चाइना है, उन्होंने अपना पुल बैक कर लिया है, वो नहीं खरीदते हैं। तो रशिया के पास जो है ना, अनसोल्ड ऑयल का ग्लूट है, मतलब रिजर्व है, ये बहुत ज़्यादा। तो डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो रशियन एंटिटीज़ को जो है ना, डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ रहा है। अभी क्या है, 5 से 6 डॉलर पर बैरल देना पड़ रहा है। पहले क्या था, 1-2 डॉलर पर बैरल था, तो 2 डॉलर से ये 6 डॉलर तक आ गए हैं। ठीक है, तो इसी का यही अपॉर्चुनिटी देखी आईओसी ने, और बाय करना स्टार्ट कर दिया ऑयल चीपली, है ना, और इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन। इन्होंने अपना मार्जिन, क्योंकि इनका तो जो बेस है वो डोमेस्टिक बेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द टैरिफ ट्रैक, भाई पहले से ही हम पे 25% का टैरिफ लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्टर्स पे टू द यूएस, इन लेट अगस्त लग गया था। बट अभी बाकी जो कंपनियां हैं ना, वो थोड़ी डरी हुई हैं कि क्या पता अगर हम दोबारा से ऑयल खरीदें और रशियन एंटिटीज से, तो क्या पता यूएस हम पे और टैरिफ लगा दें। ठीक है, और हमारा जो फ्यूल है वो तो बिल्कुल ही अनकॉम्पिटिटिव बन जाए अमेरिकन मार्केट में, फिर तो बचे ही ना कुछ भी, है ना। तो वो नहीं चाहती ऐसा हो। ठीक है, डाटा स्नैपशॉट क्या है पहले हाफ का, जैन 2026। टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है? 1.18 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि 30% डाउन है लास्ट ईयर से। टॉप बायर कौन रहा? हमारा आईओसी रहा, जिन्होंने 43% ऑफ रशियन ऑयल का शेयर खरीदा है। और सेकंड बायर हमारा नायरा रहा, जो कि 40% है। तो इन दोनों का ही टोटल 83% मार्केट कैप्चर कर लिया रशियन ऑयल का। ठीक है, मिसिंग जाइंट कौन है? रिलायंस, जिसने कुछ भी बैरल नहीं लिया, कोई रिलेशनशिप नहीं रखी, कोई खरीदा नहीं। और अभी क्या डिस्काउंट का लेवल क्या चल रहा है? 5 से 6 डॉलर पर बैरल चल रहा है, जो कि 2 डॉलर से ज़्यादा है ना, अप हुआ है। तो ये स्नैपशॉट था, और क्यों अभी, और क्यों ऐसे स्प्लिटिंग बिहेवियर है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छाबार पोर्ट, छाबार सर्वाइवल प्लान, इंडिया डिवाइस प्रॉक्सी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू कीप पोर्ट कंट्रोल आफ्टर यूएस वेवर एंड्स। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो छाबार पोर्ट है ना, जो छाबार पोर्ट है, वो छाबार पोर्ट है ईरान में, और उसको कंट्रोल और ऑपरेट कौन करता है? इंडिया, एक एग्रीमेंट के थ्रू। इसमें भी इंडिया में कौन सी कंपनी है? आईपीजीएल, इंडियन पोर्ट, इंडियन नहीं, आईजीपीएल है मेरे ख्याल से, आईपीजीएल है, एक बार देख लेंगे ना क्या है। तो ऐसे करके छाबार पोर्ट जो है ईरान के अंदर जो है, वो इंडिया उसको ऑपरेट करता है। और इंडिया के लिए छाबार पोर्ट जो है, जो ईरान में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है 2 केसेस के लिए, पहला और दूसरा। पहला क्यों इंपॉर्टेंट है छाबार पोर्ट हमारे लिए? क्योंकि वो एक कनेक्टिविटी का ज़रिया है और कंट्रीज़ के लिए, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है टू द वर्ल्ड। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड कराता ही है, दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्पस भी पूरा करता है ये हमारा छाबार पोर्ट। तो इसलिए ये 2 केसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर यूएस हम पे ज़्यादा सैंक्शन भी लगाए तो हम मे बी इसका कंट्रोल कभी ना छोड़ें, क्योंकि
इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूर बहुत है इंडिया के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। तो अभी क्या हुआ था अप्रैल के सितंबर और अक्टूबर में, एक हमें ये तो चीज़ पता ही, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, कार्टसा एक्ट होता है ना, कार्टसा एक्ट के तहत यूएस जो है ना ईरान पे एक सैंक्शन लगा के बैठा हुआ है। तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी, मतलब कोई भी कंट्री अगर उनके साथ, जो भी सैंक्शन कंट्री है उनके साथ अगर अपने ट्रेड डीलिंग करेगी, तो उस कंट्री पे इंडिया पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं, हाई टैरिफ लग सकते हैं, या पेनल्टी लग सकती है, पेनलाइज किया जा सकता है ना। और कभी या और उन पे भी सैंक्शन लगाए सकते हैं, उनकी उनकी खुद की जो फॉरेन में कंपनीज है उन पे भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं ना। तो ये कार्टसा एक्ट के थ्रू ईरान के थ्रू ईरान से हम ट्रेड डील डायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, देखो भाई यूएस को, कि हमारे लिए जो है ना ये पर्टिकुलर छावार पोर्ट जो है दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कनेक्टिविटी के लिए, जो कि हमें ट्रेड सप्लाई करता है, सब कुछ ट्रेड देता है, ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो हम बैक ऑफ तो नहीं करेंगे, हम उसका पूरा कंट्रोल तो नहीं छोड़ेंगे, तो आप ऐसा करो हमें वेवर दे दो। तो इनको एक वेवर मिल गया, ठीक है, कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो उसकी एक्सपायरी आने वाली है इस अप्रैल में, क्योंकि वो मिला था इनको सितंबर अक्टूबर के अराउंड। तो इनको 6 मंथ के बाद दोबारा, अब इस वेवर में क्या हुआ कि अब इंडिया जो है ईरान के साथ उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, सिर्फ छावार पोर्ट पे ट्रेड डीलिंग कर सकता है, और यूएस उस पर कोई सेंक्शन नहीं लगाएगा, इंडिया पे कोई सेंक्शन नहीं लगाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। ये इंडिया ने कर लिया। लेकिन अभी उसकी डेडलाइन पास आ रही है। अब अभी इंडिया के पास दो चीज़ें हैं डेडलाइन पास आने पे, या तो भाई वो पूरा का पूरा बोल दे कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इंडिया कर नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के लिए दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने एक नया मेथड अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी मैनेजमेंट सिस्टम। तो वे पढ़ लेते हैं। इंडिया इज फेसिंग अ क्रिटिकल डेडलाइन इन अप्रैल 2026 व्हेन द यूएस सैंक्शन वेवियर प्रोटेक्ट्स इट ऑपरेशन। जो यूएस ने सैंक्शन वेवियर दिया था हमें, जो प्रोटेक्ट करता था हमारे ऑपरेशन को ईरान के छाबार पोर्ट पे, वो भी एक्सपायर होने वाला है। टू प्रिवेंट लूजिंग कंट्रोल, हम लूज ना करें अपना कंट्रोल टू दिस स्ट्रेटेजिक एसेट, टू सैंक्शन को ना दे दें हम, या वॉर्स चाइना को ना दे दें हम इसका कंट्रोल। इसलिए इंडिया जो है नेगोशिएट कर रहा है ऑन अ यूनिक प्रॉक्सी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये क्या करेगा, टेम्परेली हम सारा का सारा कंट्रोल जो है, ऑपरेशनल कंट्रोल, लोकल ईरानियन एंटिटीज़ या कंपनीज को दे देंगे। लेकिन उसके बदले ईरानियन गवर्नमेंट से एक चीज़ साइन कराएंगे जिसको बोलते हैं गारंटी। जिस दिन यूएस ने अपना सैंक्शन लिफ्ट किया, हमें सारे के सारे लीगल राइट चाहिए वहाँ पर ऑपरेशन करने के वापस, वो गारंटी साइन कराएगी, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो ये हमें एक बार देख लेते हैं द ट्रिगर, द अप्रैल डेडलाइन। सिंस 2024 एन इंडियन स्टेट ओन कंपनी आईपीजीएल है ना, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है, वो डायरेक्टली मैनेज कर रही थी छाबार पोर्ट को, और वो 10 साल का एग्रीमेंट था इंडिया का और ईरान का, ठीक है। शील्ड क्या है, इंडिया ने सिक्योर किया एक सैंक्शन वेवियर फ्रॉम यूएस अक्टूबर 2025 में, इफेक्टिवली स्टेटिंग दैट यूएस वुड नॉट पनिश इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस विद द स्पेसिफिक ईरानियन पोर्ट, नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने सैंक्शन वेवियर करा लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि भाई वो 6 मंथ के लिए था बस, और वो अप्रैल में एक्सपायर होने वाला है। तो अब क्या इंडियन गवर्नमेंट वापस जाएगी? नहीं। तो अभी वो प्रॉक्सी मैनेजमेंट करने वाले हैं। वंस इट एक्सपायर, आईपीजीएल एक्सटेंडेड बाय एक्सटेंशन इंडिया, मतलब इंडिया इनडायरेक्टली कुड हिट विद यूएस सैंक्शन से हिट कर सकता है अगर हमने दोबारा कंटिन्यू किया डीलिंग करना, इफ दे कंटिन्यू डायरेक्टली मैनेजिंग द पोर्ट, अगर ऐसा करेंगे वो। लेकिन हमने क्या बोला, हमने सोचा कि नहीं, एक प्रॉक्सी अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। तो हम चाहते हैं अवॉइड करना यूएस सैंक्शंस को, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो पोजीशन भी हम चाहते हैं, छाबार पोर्ट हम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। तो इंडिया एक कॉम्प्लेक्स लीगल वर्क अराउंड पे वर्क कर रहा है। वो क्या है, पहला तो उसमें स्टेप है, पहला हैंडओवर। जो आईपीजीएल है ना, वहाँ पर लोग जो है सब अपना रेजिग्नेशन करेंगे, और सारा का सारा ऑपरेशनल कंट्रोल ईरानियन एंटिटीज़ या कंपनीज को दे देंगे। मतलब अपना कंट्रोल एंटिटीज़ को दे देना, लेकिन अपना बिजनेस उनके थ्रू करना फिर। मतलब वो वहाँ पर सारी चीज़ें वो हमारा सारा ट्रेड संभालेंगी इनडायरेक्टली। तो and enter into the agreement with the Iranian companies to run the port on its behalf, हमारे बिहाफ पे, आईपीजीएल के बिहाफ पे ईरानियन कंपनी करेंगी, ठीक है। द गारंटी,
लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या गारंटी है? इंडिया बोल रहा है ईरानियन गवर्नमेंट से फॉर अ लीगल गारंटी, भाई तुम एक लीगल गारंटी दो जिसमें ये लिखा है कि तुम्हें ये जो हैंड ओवर जो हम हैंड ओवर कर रहे हैं वो तो टेम्परेरी है, बट जिस दिन यूएस ने अपना सैंक्शन लिफ्ट किया, सारे मैनेजमेंट राइट जो है ना ऑटोमेटिकली इंडिया के पास, इनडायरेक्टली आईपीजीएल के पास ट्रांसफर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये गारंटी मिली। वाई दिस वर्क, ये क्यों वर्क करेंगे? क्योंकि टेक्निकली इंडिया नहीं रन कर रहा है, इंडिया डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में नहीं है यूएस सैंक्शन के। अब ईरानियन कंपनी वहाँ का सारा काम कर रही है, एक्चुअल वर्क कर रही है, जो प्रिवेंट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है इंडिया के लॉन्ग टर्म ओनरशिप को, ओनरशिप भी मिल रहा है और कंट्रोल भी मिल रहा है। तो प्रॉक्सी अरेंजमेंट से ये फायदा हो रहा है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल थ्रेट, जो मेन थ्रेट क्या है? चाइना फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है चाइना का। मैं मैप पे चलते हैं इसको समझने के लिए। देखो, पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट है ग्वादार पोर्ट, ग्वादार पोर्ट, ठीक है। ग्वादार पोर्ट से वेस्ट की साइड अगर 72 से 175 किलोमीटर या 170 किलोमीटर चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा आता है छाबार पोर्ट, ठीक है। तो छाबार पोर्ट जो है इतना इतना दूर है। छाबार पोर्ट को ऑपरेट और कंट्रोल कौन करता है? इंडिया। पर ग्वादार पोर्ट को कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान में, कंट्रोल करता है चाइना। चाइना कैसे कंट्रोल करता है? भाई चाइना से जो है कॉरिडोर बना हुआ है, पाकिस्तान चाइना ट्रांसमिशन कॉरिडोर या ट्रांजिट कॉरिडोर, है ना। अब वो मुझे पूरा सही से नाम तो याद नहीं है। तो एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और चाइना की कनेक्टिविटी ऐसे करके है यहाँ पर ग्वादार पोर्ट में। तो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्वादार पोर्ट पे। तो चाइना का नेवल बेस भी यहाँ बन सकता है, ठीक है। और हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उसको भी चाइना कट कर सकता है ग्वादार पोर्ट के थ्रू। तो इंडिया उस पर्टिकुलर चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट को, छाबार पोर्ट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसीलिए क्योंकि वो काउंटर करना चाहता है चाइना की डोमिनेंसी इन द इंडियन ओशन। जो चाइना अपना इंडियन ओशन पे डोमिनेंसी क्रिएट कर रहा है ना इस ग्वादार पोर्ट से, उसे ख़त्म करना चाहता है चाबार पोर्ट को यूज़ करके। इसलिए चाबार पोर्ट का भी डेवलपमेंट इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। इंडिया इसलिए बहुत अप फ्रंट खेल रहा है और कभी जाना नहीं चाहता है इसको छोड़ के। क्यों नहीं जाना चाहता, मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। रीज़न ये है, दो चीज़ें भी हैं। एक पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक और चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। एक तो यही हो गया कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी पर्पज से नहीं करना चाहता, ठीक है। हम वापस एक बार चल लेते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। तो वही है द इशू बियॉन्ड कॉमर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का ही इशू नहीं है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है भाई नेशनल सिक्योरिटी को। एक चाइना फैक्टर आता है। अगर इंडिया ने कभी भी वहाँ से कम्प्लीटली विड्रॉ किया ना उस पोर्ट से, तो वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसको लेगा कौन? चाइना। चाइना इज़ वेरी ईगर टू फिल दैट वॉल्यूम वैक्यूम। तो डेंजर क्या है कि चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी चाबार पोर्ट पे, और वो लोकेटेड है ग्वादार पोर्ट पे, जो कि पाकिस्तान ही ओन करता है, इनडायरेक्टली वही रन करता है। तो इट विल बी अ डिजास्टर्स फॉर इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में फिर चाइना की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस पोटेंशियल एनसर्कल इज वॉट इंडिया इज डेस्परेट टू अवॉइड। तो इंडिया इसी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, इसके अलावा अब ये वाला मैं बताता हूँ आपको। दोबारा से हम क्राफ्ट पे आते हैं, मतलब तो इसमें क्या है, ग्वादार पोर्ट में अभी चाइना है, यहाँ पर चाइना का बॉर्डर है ये पूरा, और ये जो पार्ट है ना ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी इंडिया को अगर अफगानिस्तान अपना लैंड के थ्रू पहुँचाना हो तो वो ऐसे जाएगा, वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से ट्रांसलेट करके अफगानिस्तान जाएगा, नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान अलाउ ही नहीं करता है हमको, ठीक है। तो हम अफगानिस्तान नहीं पहुँच पाए। अभी मुझे सेंट्रल एशिया जाना है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ जाना है मुझे ना, कज़ाकिस्तान, मुझे ऐसी जगह जाना है। तो मैं सोचूंगा भाई यहाँ से ऐसे करके निकल के जाऊँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाऊँ। यहाँ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक वॉल क्रिएट कर रखी है, हमारा इंडिया ऑक्यूपाइड इधर है ना, हमारा कश्मीर ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ से भी मैं नहीं जा सकता, सेंट्रल एशिया को मैं नहीं कर सकता। तो ये जो छाबार पोर्ट है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाईपास करता है ये इन बिग आयरन वॉल्स को, ये जो आयरन वॉल बनी हुई है ना। तो मुंबई पोर्ट से कांडला, मुंबई का जो कांडला पोर्ट है वहाँ से छाबार पोर्ट तक जाएंगे हम सी रूट से, ठीक है। फिर छाबार पोर्ट से एक जारंग और दिलराम हाईवे है, जो रोड है, यहाँ से एक रोड है जो लेके जाती है हमको सीधे अफगानिस्तान। तो जैसे ही हम एकदम अफगानिस्तान पे बाय रोड एंटर किए, भाई हमारे लिए सेंट्रल एशिया खुल जाएगा। हमारे लिए तुर्कमेनिस्तान खुल जाएगा, उज़्बेकिस्तान खुल जाएगा, कजाकिस्तान खुल जाएगा, है ना, सब खुल जाएगा हमारे लिए। पूरा मंगोलिया पार्ट खुल जाएगा, सब सब हमारे लिए आ जाएगा, मंगोलिया पार्ट ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड डील्स कर सकते हैं सारी की सारी।
और दूसरी ओर ये छाबार पोर्ट एक और चीज़ है, एक INST करके है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, IN नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको जो है ना 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय 3 कंट्रीज, रशिया, इंडिया, ईरान, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के कांडला पोर्ट मुंबई से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक हम लेके जाना चाहते थे, मतलब हमारे यहाँ तक एक पाथ क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार हम यहाँ से ऐसे करके फिर पूरा वर्टिकली जाके रशिया पहुँच गए तो रशिया से हम यूरोप की तरफ भी जा सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं फिर। तो क्योंकि हमारा ये पाकिस्तान जो है एक वॉल क्रिएट करके बैठा है, तो इसलिए हमारे लिए छबार पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी कुछ लोग को ये भी लग रहा होगा कि भाई स्विस कैनाल से भी जा सकते हैं, ये जो है स्विस कैनाल का रास्ता है, ठीक है। एक तो ये हमने देख लिया कैसे प्रॉब्लम आ रही है, एक स्विस कैनाल वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ से ये ऐसे करके स्विस कैनाल भी जा सकते हैं। इसको ये जो जगह है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ये हो गया रेड सी, सऊदी अरेबिया, येमेन, ठीक है, इजिप्ट, सूडान, ठीक है, और ये हमारी रेड सी हो गई। यहाँ पर आता है हमारा स्विस कैनाल, तो हम स्विस कैनाल के थ्रू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल जो है ना हमारे लिए इकोनॉमिकली सही नहीं है, क्योंकि बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा, और यहाँ पर पायरेसी बहुत होती है, मतलब अटैक कर देते हैं पायरेट्स यहाँ पर, तो सिक्योर भी नहीं रहता हमारा मटेरियल, है ना। तो यहाँ से जाना थोड़ा डेंजरस होता है और इकोनॉमिकली सही नहीं है, जब हमारे पास स्ट्रेटेजिक एक छबार पोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक और रूट होता है जिसको बोलते हैं, ये पूरा यहाँ पर हमारा पूरा अफ्रीकन रीजन है, अफ्रीकन रीजन में यहाँ पर जो होता है होप होती है, केप ऑफ होप रूट बोलते हैं इसको, केप ऑफ गुड होप रूट। अभी इंडिया ऐसे करके भी जा सकता है, यहाँ से छू के फिर इधर की तरफ एंट्री ले ले, भाई हमें समझ आ रहा है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकली, अरे इतना लंबा रास्ता जाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करंट, इधर की साइड जो है ना करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इधर की साइड करंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो भाई डेंजरस भी रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी नहीं कर सकते हम केप रूट से भी नहीं जा सकते, स्विस कैनाल से भी नहीं जा सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली ट्रू नहीं, अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये छबार पोर्ट को ही स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम INSTC से तो हम रशिया यूरोप तक जा सकते हैं, और छबार पोर्ट में रोड का यूज़ करके अफगानिस्तान में एंट्री लेके सेंट्रल एशिया को पूरा हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा ये ऐसे करके एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है छबार पोर्ट, इसलिए हम बैक फुट पे नहीं जा सकते इसके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ये चीज़ें, वाई छबार पोर्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर इंडिया, क्योंकि छबार इज़ नॉट जस्ट अ पोर्ट, इट्स अ गेट वे ऑफ स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। मैंने आपको बता दिया कैसे वो कनेक्ट कर रहा है, बाय पासिंग पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जो है ना अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को एक्सेस नहीं कर सकता बाय लैंड, बट बिकॉज पाकिस्तान ब्लॉक करके रखता है वो सारे राउट्स को, ठीक है। तो छबार पोर्ट अलाउ करता है इंडिया को कि वो अपने गुड्स को ईरान को भेजे, और फिर वहाँ से बाय रोड अफगानिस्तान भेज दे, और फिर वहाँ से हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं कंप्लीटली बाय पासिंग द पाकिस्तान। और एक दूसरा है INSTC, द पोर्ट इज की नोड लिंकिंग द इंडियन ओशन, हमारा इंडियन ओशन जो है INST के थ्रू जो है रशिया और यूरोप के मार्केट को एक्सेस करने में हेल्प करता है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है। इसको मैंने बता दिया 2000 में हुआ था इस्टेब्लिश, रशिया, इंडिया, ईरान ने किया था, और अभी जो है करंटली 13 मेंबर्स हैं, और ये टाइम भी बचाता है, ये जो स्ट्रेटेजिक पाथ है टाइम भी बचाता है और कॉस्ट भी बचाता है, वो हम देखते हैं भी कितनी बचाता है ना। स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि क्या प्रॉब्लम थी, ब्रेकिंग द वॉल, जो चाइना की वॉल, जो पाकिस्तान की वॉल बनी पड़ी है ना ये पूरी, इसको ब्रेक करा हमने इनडायरेक्टली इसके थ्रू, है ना। तो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया लैंड ट्रांजिट करने में, हमें दिया ही नहीं है, तो एक डेड एंड बन गया वाघा बॉर्डर के पास। तो उसको ही रिजॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हम मुंबई कांडला पोर्ट से इंडिया से छाबार जाएंगे, फिर रेल रोड की तरह छाबार से अफगानिस्तान जाएंगे, जारंग और देलराम हाईवे के थ्रू, जो कि इंडिया ने ही बिल्ड किया है, ठीक है। और हमें अफगानिस्तान में एक्सेस मिल जाएगा और सेंट्रल एशिया में मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। हमने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जंप कर दिया इसके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, अ काउंटर मूव, छाबार वर्सेस गौडार। मैंने इसकी बात आपको बता दिया, गौडार पोर्ट जो है वो चाइना ऑपरेट करता है, और छाबार पोर्ट जो है इंडिया ऑपरेट करता है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो कॉरिडोर मैं बोला था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू जो है ना ये पूरा इस चाइना ऑपरेट करता है इसको, है ना। और चाइना का बहुत ज़्यादा नेवल फुट होल्ड है ग्वाडार पोर्ट में, जो इंडिया की एनर्जी सप्लाई को कट भी कर सकता है, कितनी पावर है। तो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक
एनसर्कलमेंट चाहिए छबार पोर्ट पे कि वो प्रिवेंट, मतलब इंडिया को एक अपनी कान और आँख छबार पोर्ट को बनाना पड़ेगा कि वो चाइनीज़ आउटपोस्ट को ब्लॉक कर पाए, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल कॉरिडोर मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या होता है, इंडिया सी से छबार पोर्ट पे जाएंगे जो ईरान के अंदर है, फिर ईरान के अंदर मूव करके कैस्पियन सी में जाएंगे, कैस्पियन सी में रशिया में एंटर कर जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर यूरोप में हम पूरा मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। द बेनिफिट क्या है, दिस कॉरिडोर कट्स द टाइम बाय 40% एज कम्पेयर टू द स्विस कैनाल एंड केप ऑफ गुड होप। अगला बता दिया मैंने, है ना, 13 कंट्रीज हैं, 7,200 किलोमीटर का पूरा है, मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग हम कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रांजिट टाइम है 25 to 30 डेज, लेकिन 45 to 60 डेज होंगे स्विस कैनाल से, और 30% चीपर है और 40% फास्टर है स्विस कैनाल से। ये था हम, ठीक है। अगला है डिफेंस मेगा डील, IAF प्रपोजल फॉर 114 एडिशनल राफेल जेट हम खरीदने वाले हैं। क्लियर्स की मिनिस्ट्री हर्डल अहेड ऑफ मैक्रोन विजिट। नेक्स्ट मंथ जो है ना, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए, उस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए IAF ने जो है ना एक डील का स्टेटमेंट ऑफ केस निकाला है। तो स्टेटमेंट ऑफ केस अप्रूव हो गया है 114 एडिशनल राफेल फाइटर जेट का, ठीक है। और मिनिस्ट्री की जो इंटरनल कमेटी होती है ना, उस वहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑफ केस प्रेजेंट किया गया था और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ केस में जो है ना कॉस्ट डिस्कस होती है, उसके क्यों ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट डिस्कस होती है, और मेक इन इंडिया के कंपोनेंट भी डिस्कस होते हैं, ठीक है। वहाँ से डिस्कस होने के बाद फिर लेवल 2 पे जाती है जो कि है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। वहाँ से क्लियर होने के बाद ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाती है, यहाँ से अप्रूव होने के बाद ये कैबिनेट में जाती है, CCS में, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर जब हो जाएगी तो फिर हम आगे आएगा वो चीज़। जो डील है वो $35 बिलियन की है, जो कि लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेटली। और ये स्ट्रेटेजिकली टाइम करी गई है, इंडिया ने इसको स्ट्रेटेजिकली टाइम किया अहेड ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन के विजिट पे, नेक्स्ट मंथ आने वाला है वो। तो कोर डील क्या बोलती है, जो राफेल जो था पहले क्या था, 2016 में हमने राफेल जेट खरीदे 36, इसका ही एक बड़ा वर्जन, मतलब स्केल्ड हुआ, क्योंकि 114 लेने वाले हैं इस बार, तो ये वास्ट लार्जर इन स्केल हमने एक प्रपोजल दिया है जिसके अंदर हम 114 MRFA लेने वाले हैं। MRFA होता है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं ये कैरियर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अटैकिंग भी कर सकते हैं ये, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत सारी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। द गोल इज़ टू फुलफिल द कैपेबिलिटी गैप। अभी जो ना कुछ टाइम पहले ही रिटायर होने वाले हैं हमारे MiG-21 और MiG-27, जो अपनी सर्विस लाइफ की एंड पे आने वाले हैं, तो उसकी वजह से कुछ गैप क्रिएट होंगे, कैपेबिलिटी गैप, उसको फुलफिल करने के लिए 114 MRFA लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। की डिस्टिंक्शन क्या है, दिस इज सेपरेट फ्रॉम, अभी कुछ टाइम पहले 26 राफेल मराइन जेट लिए थे, ठीक है, पर वो किसके लिए लिए थे, वो इंडियन नेवी के लिए थे, लेकिन ये जो डील है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है एक्सक्लूसिवली, ठीक है। द अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल क्या होता है, अभी इस डिकोड करते हैं जार्गन्स को। ये जो अप्रूवल होता है मल्टी लेयर अप्रूवल होता है, इसमें क्या है, पहले जो है ना स्टेटमेंट ऑफ केस प्रेजेंट की जाती है, जिसके अंदर IAF के सीनियर बॉसेस और इंटरनल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बैठती है, और वहाँ पर जस्टिफाई करती है कि भाई रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी कॉस्ट कितना लगेगा, मेक इन इंडिया के क्या प्लान है आपके, ठीक है। इंटरनल MOD जो है कमेटी, वो फिर उस रेशन को एक्सेप्ट करती है, जो कि इस केस में कर दिया है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, डैक और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON बोलते हैं उसको, ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी जो प्रपोजल है ये डैक के पास जाएगा, डिपार्टमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास, जो कि डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, क्यों इसकी ज़रूरत है उस पर एक फाइनल साइन देने के लिए। अगर हमें A1 मिल जाता है तो हम कॉमर्शियली नेगोशिएशन कर पाएंगे फिर फ्रांस के साथ, या उसके अंदर जो कंपनी है डसॉल्ट के साथ, ठीक है, राफेल डसॉल्ट राफेल, ठीक है, हम खरीदने वाले हैं। तो स्टेप 3 क्या है, CCS अप्रूवल, फाइनल स्टेप है, इसको चेयर कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, चेयर कर रहे हैं। फाइनल अप्रूवल जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के थ्रू आता है, क्योंकि ये जो डील है इसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा ये भी। स्ट्रेटेजिक इंडिजनाइजेशन क्या है भाई, मेक इन इंडिया का कंपोनेंट भी यहाँ पर बताना पड़ता है, क्यों हम 114 को अप्रूव भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। हम इसमें क्या चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं भाई। राफेल से हम
राफेल की जो भी डसॉल्ट की जो डसॉल्ट का जो राफेल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है हम अपने पास हम उसका एक्सेस चाहते हैं। क्यों एक्सेस चाहते हैं? अगर हमारे पास उसकी ईपीयू की कनेक्शन का एक्सेस होगा तो हमारे खुद के जो इंडिजिनस वेपन्स है ना, वेपन सिस्टम है, हम उसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे राफेल को। तो इससे क्या होगा, हमारी रिड्यूस हो जाएगी रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव फॉरेन मिसाइल्स। तो टाटा एडवांस सिस्टम क्या है, टेसल टेसल जो बोलते हैं, उस उन्होंने अपनी एक हैदराबाद में एक फैसिलिटी ओपन करी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है फ्यूजलेज की, मतलब बाहर के पार्ट्स की, ढांचे की, है ना। तो वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके टारगेट है 24 फ्यूजलेज बनाने हैं पर ईयर बाय द फाइनेंशियल ईयर 28। ठीक है, ये केटरिंग करेगा इंडिया के और ग्लोबल के ऑर्डर्स को। ठीक है, इसके अलावा इंजन मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने सैफरान जो फ्रांस की एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक प्लांट जो है हैदराबाद में डाला है जो जेट इंजन प्रोडक्शन करेगा। मेंटेनेंस हब, अभी डसॉल्ट भी जो है ना एमआरओ फैसिलिटी, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी जवाहर में, जो कि नियर है, पास में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, वहाँ पर वो एक अपनी फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है एमआरओ की। तो अभी लोकल सर्विसिंग अवेलेबल होगी इन जेट्स के लिए, और हमें फ्रांस वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है अपने एयरक्राफ्ट को अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो किसी भी उसमें, है ना, सर्विसिंग के लिए भी। वाई नॉट जस्ट यूज़ द इंडिजीनियस तेजस? क्वेश्चन ये आता है कि हम 180 तेजस भी तो खरीद रहे हैं जो हमारे इंडिजीनियस है ना, तो वही क्यों नहीं खरीद के बैठते हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है, जो तेजस है ना वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA है, LCA एम के, तेजस LCA MK-1A मार्क 1A। ठीक है, जेट। तो इंडिया ने अभी जो है 180 तेजस ऑर्डर कर रखे हैं जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयर है। वही यही तो दिक्कत है कि ये जो पर्टिकुलर LCA हैं तेजस के, वो मेक 21S को रिप्लेस करने के लिए हैं। क्योंकि ये मेक 21 था ना, वो शॉर्टर रेंज और लो पेलोड कैपेसिटी रखता था। तो ऐसे टाइप की जो कैपेबिलिटी गैप आया है उसको भी तो फुलफिल करना है, तो वो तेजस फुलफिल करेंगे। ठीक है, इस और जो हैवी कॉम्बैट, हैवी स्ट्राइकिंग चीज़ें हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल को करना है, एक मीडियम मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए, तो उसके लिए राफेल मंगाया है। तो राफेल इज़ अ मीडियम मल्टी रोल फाइटर कैपेबल ऑफ कैरिंग हैवियर लॉन्ग रेंज मिसाइल लाइक मीटियोर और स्काल्प एंड कंडक्टिंग द डीप स्ट्राइक मिशन। तो इंडिया को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, एक लाइट डिफेंडर जैसे तेजस की ज़रूरत है, और एक मीडियम और हैवी स्ट्राइकर जो कि राफेल या सुकोई MKI की तरह जो एयरक्राफ्ट है उनकी ज़रूरत है। तो 114 राफेल्स आर वेरी क्रिटिकल टू प्लग द मीडियम कैटेगरी गैप। ठीक है, द मैक्रोन फैक्टर, भाई ये बहुत डिप्लोमेटिक, हमने टाइमली स्ट्रेटेजाइज किया है ये। अभी हमें पता है मैक्रोन आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो टॉप लेवल मीटिंग हो पाए, पॉलिटिकल डिस्कशन हो पाए प्रेसिडेंट की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑन प्राइसिंग गारंटी और स्ट्रेटेजिक एश्योरेंस दे पाए, ऐसा इंटेंट है। इसलिए इसको अभी इस डील को लाया गया है। साइड नोट क्या है, रिपब्लिक डे के दिन एक भैरव यूनिट है, एक नई यूनिट है हमारी आर्मी बटालियन के अंदर जो मार्च करेगी पहली बार। ठीक है, रिपब्लिक डे पे। और जो EU के दो बड़े प्रेसिडेंट्स और वहाँ के उर्सवाला, है ना, ऐसा करके उनका नाम है, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे मार्च में, हमारे 26 ऑफ रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, और ये डीपन क्या करता है, डीपन करता है इंडिया EU डिफेंस टाइज। ठीक है, अगला है गिग इकोनॉमी सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनलाइज कोलैटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर डिलीवरिंग पार्टनर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्वनिधि पे। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि की फॉर्म क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये जो योजना थी, ये जो है स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी। ठीक है, तो और ये जो स्कीम है सपोर्ट करती थी स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स को, क्योंकि उनके पास जो ना फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते थे फाइनेंस करने के लिए अपने आप को, है ना। अगर उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलेगा बैंक से। फाइनल इंक्लूजन करने के लिए PM स्वनिधि बनाई गई। क्यों? क्योंकि तब जो ना कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और ये स्कीम 2020 में लाई गई थी, और कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, तो इन लोगों के पास पैसा भी नहीं था रॉ मटेरियल खरीदने का भी। तो रॉ मटेरियल खरीद लें और अपने बिजनेस और अपने डे टू डे लाइफ को चला पाए, तो उनको लोन लेने की फैसिलिटी दी गई विदाउट गिविंग एनी कोलेटरल। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास कोलेटरल भी कहाँ ही होता है। तो वैसे सपोर्ट करने के लिए PM स्वनिधि स्कीम लाई गई। अभी ऐसी स्कीम को रेप्लिकेट किया गया है। अभी हमने तो ये पढ़ा था कि स्वनिधि में जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसके कंपोनेंट चेंज हो गए हैं।
स्वनिधि 2.0 हो गई है ना, लेकिन जो 2.1 थी ना उसके जो भी कंपोनेंट थे उसको कॉपी कर लिया है, रिप्लिकेट कर लिया है, और एक नई स्कीम आने वाली है अप्रैल 2026 में, अप्रैल में आने वाली है, अप्रैल 2026 में आने वाली है। और वो भी कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करेगी, और पुराने कंपोनेंट जो स्वनिधि के थे वही सेम प्रोवाइड करेगी टू गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी, और डोमेस्टिक हेल्प देगी, और अनऑर्गेनाइज लेबरर्स को कराएगी। ठीक है, ये क्या है, ये तो द इंडियन गवर्नमेंट जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यही दोनों लाती है, पीएम स्वनिधि भी इसके अंडर है और ये भी इसके अंडर ही होगी। इस फाइनलाइजिंग अ न्यू फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फॉर ग्लोबल गिग इकोनॉमी, जो कि अप्रैल 2026 में लॉन्च होगी। दिस स्कीम विल ऑफर कोलेटरल फ्री लोन जो कि 10,000 से स्टार्ट होगा गिग वर्कर्स के लिए। ठीक है, क्यों हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, ये एसेंशियल एलिमेंट्स को बाय नहीं कर पाते, एसेट को बाय नहीं कर पाते। भाई मुझे एक डिलीवरी बॉय है तो उसको टू व्हीलर की ज़रूरत पड़ेगी, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही फाइनेंस वो कर पाए, तो उसके लिए उसको ये लोन प्रोवाइड कराया गया है कोलेटरल फ्री का, है ना। एंड एंटर इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो जाए। तो इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है मॉडल ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम का फॉर गिग वर्कर्स भी। ठीक है, तो एक बार द मॉडल रिप्लिकेटिंग पीएम स्वनिधि, टू अंडरस्टैंड हाउ दिस स्कीम वर्क, हमारे पुरानी स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम से पुरानी स्कीम के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। तो पुरानी स्कीम जो हमारी पीएम स्वनिधि थी उसमें दो कंपोनेंट थे, पहले था ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3। ट्रांच 1 में जो पीएम स्वनिधि थी उसमें क्या है 10,000 रुपये का लोन मिलता था। जब आप 10,000 रुपये का लोन चुका देते थे विद कोलेटरल फ्री, तो आपको अगले में 20,000 रुपये का मिलता था। जब आप ये भी चुका देते थे तो आपको 50,000 रुपये का मिलता था थर्ड ट्रेंच में। लेकिन स्वनिधि 2.0 में क्या हो गया, इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया, इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया, इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है ना डिजिटल इंसेंटिव भी मिलते थे 1,200 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी इसको क्या है, इसको भी बढ़ा के 1,600 रुपये कर दिया है। तो और ये 1,600 रुपये कैसे चेंज किया है, 1,200 रुपये, 400 रुपये, 1,200 रुपये पर मंथ 100 रुपये मिल जाएंगे मैक्सिमम, तो 12 महीने के लिए 1,200 रुपये हो गए। और पर क्वार्टर 100 रुपये मिल जाएंगे, पर क्वार्टर 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसे करके 4 क्वार्टर होते हैं, 400 रुपये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 1,600 रुपये। तो अब ऐसे करके डिजिटल इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तो थी हमारी स्वनिधि स्कीम के बारे में बात। अभी जो स्वनिधि स्कीम है इसका जो ओल्ड कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट था, ठीक है, ये वाला पूरा कंपोनेंट था, ये वाला कंपोनेंट पूरा का पूरा कॉपी करके गिग वर्कर्स के लिए एक नई स्कीम बना दिया। ठीक है, अभी वो स्कीम का नाम मुझे नहीं पता क्या है, ना मैंने कहीं पढ़ा, ठीक है, न्यूज़पेपर में नहीं था। तो वो यही है, अभी हम कंपोनेंट देखते हैं। तो स्वनिधि स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था जून में, कोविड के टाइम पे सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को हु लॉस्ट डेली इनकम। उस टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ये अपना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है इन लोगों के पास, लेकिन तब भी इस स्कीम ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया, लो डिफ़ॉल्ट रेट रहे और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग को डिसबर्स किया गया लोन। लॉजिक क्या है, अगर ये चाट वाले इसके साथ चल सकती है स्कीम, वेजिटेबल सेलर के साथ चल सकती है, तो इसकी रेप्लिका स्विगी और जोमेटो जैसे राइडर्स के साथ क्यों नहीं चल सकती, डोमेस्टिक वर्क के साथ क्यों नहीं चल सकती, यही लॉजिक लगाया गया। तो चल सकती है। तो इसमें सेम जो पुराने कंपोनेंट थे स्वनिधि के वही इसमें लाए। क्रेडिट लेटर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको टाइमली रीपेमेंट करने के बाद आपको लार्जर लोन एक्सेस होते हैं। पहली एंट्री होती है ट्रांच 1 में जिसमें आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, कोलेटरल फ्री लोन होता है। लेकिन अगर आप उसको चुका देते हो टाइमली तो आपको 20,000 रुपये लोन मिलते हैं। अगर आप ये भी चुका देते हो तो फिर आपको सेकेंड के बाद थर्ड ट्रेंच होती है जो कि आपको 50,000 रुपये देती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है जो कि 7% की है, ये भी स्वनिधि में सेम है। और डिजिटल कैशबैक मिलता है। तो हमने पुराना कंपोनेंट ऐड किया है तो हमें 1,200 रुपये ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो कैश इंसेंटिव फॉर यूजिंग डिजिटल पेमेंट, UPI QR कोड्स, ये सब इन्होंने डाला है। अभी एक क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर जो है ना, जब 20,000 रुपये 25,000 रुपये दे देंगे ना, तो जो 50,000 रुपये है ना वो आपको मिलेंगे UPI क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में। UPI क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो कि रुपए पे चलेगा, रुपए गेटवे पे होगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर भी क्या सेम चीज़ है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये जो कैश एंड सेट तो पता है कि 1,200 रुपये का, क्योंकि पुरानी स्कीम को ही इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या ये सेम चीज़ है या नहीं, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, किसको पता चले तो मेरे को बता देना कमेंट में। किसको मनी मिलेगा, जो कि सिंपल है, जो कि एक्सक्लूड किए जाते हैं बैंक क्रेडिट से, लैक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास कोलेटरल नहीं होता, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इनकी खुद की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो टारगेट ग्रुप कौन है, गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉय हैं जो होते हैं, राइड हेलिंग जो करते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अर्बन
कंपनी पार्टनर्स जो होते हैं वो, डोमेस्टिक हेल्प्स है ना, इन सबको मिलेगा। वाई इज़ दिस नीडेड नाउ? अभी क्यों ही सिर्फ गिग वालों के लिए अभी क्यों लाया गया? क्योंकि हमें पता है ओला, उबर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जैप्टो, ये बहुत बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो गिग इकोनॉमी है ना वो भी रैपिडली एक्सपैंड हो रही है, बट फाइनेंशियल एक्सेस नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। तो इन लोगों क्या एसेट बैरियर आ रहा है, क्योंकि अगर यूथ को ये काम स्टार्ट करना है तो भाई उनको टू व्हीलर चाहिए, उनको स्मार्टफोन चाहिए, तो वो कौन फाइनेंस करके देगा? उनको बैंक तो पैसा देगा नहीं। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू ये टू व्हीलर ले सकते हैं, ईवी टाइप भी ले सकते हैं, तो ईवी प्रमोशन भी हो जाएगा। स्मार्टफोन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म स्विगी, जोमेटो या जेप्टो। क्रेडिट ट्रैप, नॉर्मली जब इनको बैंक से लोन नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, ये लोकल मनी लेंडर से लेते हैं पैसा, जो कि एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा देते हैं, तो वो भी गलत है भाई। तो इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिल रहा, लेकिन इस स्कीम के थ्रू मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन यही है, द स्कीम टारगेट वर्किंग कैपिटल टू बाय एसेंशियल एसेट को बाय करने के लिए, इफेक्टिवली एक्टिंग एज अ सीड फंड की तरह वर्क करता है ये फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ओके, अगला ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये टॉपिक को पढ़ने का मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो ई कॉमर्स बूस्ट पोस्टल एक्सपोर्ट ग्रांट, कार्गो स्टेटस, और स्मॉल सेलर्स को जो है फाइनली उनको भी मिलेगा ड्यूटी रिफंड। तो पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके के सेलर होते थे, एक तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स होते थे, और मैं लार्ज एक्सपोर्टर्स के लिए LE लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी ये कोई सामान बेचते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं, तो कार्गो में करते हैं, बड़े बड़े शिप जाते हैं, शिपमेंट करते हैं, ये सामान बड़े बड़े उसमें बेचते हैं। तो इनके पास एक पक्की चीज़ होती है जो कि लीगल लीगल चीज़ होल्ड करके रखती है, इसको बोलते हैं शिपिंग बिल। ये शिपिंग बिल को यूज़ करके गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हैं अपने एक्सपोर्ट का, ठीक है, या एक्सपोर्ट बेनिफिट ले सकते हैं इस शिपिंग बिल को यूज़ करके। लेकिन छोटे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ये शिपमेंट तो करते नहीं है ना, इतने बड़े बड़े कार्गो तो नहीं भेजते हैं ये क्या छोटे छोटे पार्सल भेजते हैं, ठीक है। अपने आर्टिशन जो लोग हैं, अपना आर्टिस्ट वाला काम जो है वो छोटा छोटा होता है, तो उसमें भेजते हैं। तो वो क्या यूज़ करते हैं, एक इफेक्टिव मीडियम यूज़ करते हैं जो कि होता है पोस्टल पोस्टल सर्विसेज। और पोस्टल सर्विसेज जो बिल देती है ना इनको, या जो भी इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने पे जो भी कुछ बिल देती है बाहर, वो जो है ना एक लीगल एंटिटी, लीगल आइडेंटिटी, मतलब लीगल चीज़ नहीं होती, वो इतनी लीगल पावर नहीं रखती है। तो उसके बेसिस पे इनको जो है ना एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलते हैं, इस पे एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इनके लिए प्लेइंग फील्ड अलग है, इनके लिए प्लेइंग फील्ड अलग है, लेकिन है तो दोनों एक्सपोर्टर ही ना। इनको फ़ायदा हो रहा है, इनको तो नुकसान हो रहा है बेचारों को। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने यही चीज़ करी है इसकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके, कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 15, 2026। इंडियन गवर्नमेंट ने लेवल अप किया है या लेवल्ड किया है प्लेइंग फील्ड स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए भी। अभी इनके लिए तो बड़ा प्लेन था फील्ड, मस्त कर रहे थे, मस्त पैसा मिल रहा था रिफंड, लेकिन बेचारे एक्सपोर्टर्स को कुछ नहीं मिल रहा था, तो इनके लिए भी इनको लेवल अप कर दिया है। दोनों एक जगह पे आ गए। तो इनकी जो पोस्टल सर्विसेज की जो बिल है ना, जिनके ऊपर ये रिबेट मतलब इनको रिफंड मिल सकता है, इसको भी एक लीगल एंटिटी बनाया है जिसका नाम है PBE, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये PBE के थ्रू भी रिफंड ले सकते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, उसने कुछ चेंज किए हैं रूल टू ट्रीट द पोस्टल एक्सपोर्ट्स पैकेज जो सेंड करते हैं वाया इंडियन पोस्ट एग्जैक्टली सेम एज द कार्गो शिपमेंट, लार्ज कंटेनर सेंट वाया शिप और एयर। तो दिस लीगल पैरिटी, जो लीगल पैरिटी पहले बनी हुई थी, इसका मतलब जो स्मॉल आर्टिशन और ई-कॉमर्स सेलर्स थे जो शिप करते थे अपने स्मॉल पार्सल को, नाउ कैन क्लेम, ये भी क्लेम कर सकते हैं सेम लुक्रेटिव कैश इंसेंटिव और टैक्स रिफंड जो पहले सिर्फ और सिर्फ बिग एक्सपोर्टर्स ही इंजॉय करते थे, अब ये भी कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि पोस्टल में डिसएडवांटेज क्या था। भाई बिग एक्सपोर्टर्स जो है ना एक शिपिंग बिल करके फाइल करते थे, जो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और हेल्प करती है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स थे, जो एक मान लो एक वीवर हो गया वाराणसी में, या ज्वेलरी मेकर हो गया जयपुर में, वो इंडियन पोस्ट के थ्रू करता था। पर जो इंडियन पोस्ट के थ्रू जो डॉक्यूमेंट होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, उनके पास लीगल पावर नहीं होती है। तो अब यही किया गवर्नमेंट ने कि सर जो गैप था वो ये था कि द पोस्टल डॉक्यूमेंटेशन वाज नॉट लीगली इक्विवेलेंट टू शिपिंग बिल एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स वर ऑफन डिनाइड एक्सपोर्ट बेनिफिट, नहीं मिलता था इनको। तो द रिफंड वाज मैनुअल, एक तो ये रिफंड भी बहुत मैनुअल था,
हाथ सब कुछ मैनुअल पेपर वर्क करना पड़ता था, कम्बरसम था, दिमाग खराब हो जाता था, छोटे पार्ट के छोटी शिपमेंट वैल्यू के लिए, और अनइकोनॉमिकल भी था। ठीक है, अब रिजल्ट इससे क्या हुआ, जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स थे उनको उनका मनी लॉस हो जाता था एज कम्पेयर टू लार्जर एक्सपोर्टर, उनको फ़ायदा मिलता था। ठीक है, सॉल्यूशन क्या किया, ओवरहाउलिंग क्या करेगी, रेगुलेटरी ओवरहाउलिंग, लीगल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंट्रीज, एक ये टाइप का सिस्टम होता है, फाइल होती है जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती हैं फॉर पोस्टल शिपमेंट्स, आर नाउ लीगली ट्रीटेड एट पार, मतलब सेम लेवल पे होंगी विद द शिपिंग बिल, ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो द डेटल रिसिप्ट जनरेटेड फॉर द कमर्शियल पोस्टल एक्सपोर्ट, अगर जब जो भी कोई डेटल रिसिप्ट जनरेट होगी, अब वो भी सेम लीगल पावर रखेगी और फाइनेंशियल पावर रखेगी शिपिंग बिल की तरह, जो कि कार्गो में यूज़ होते हैं, कार्गो एक्सपोर्ट के। ठीक है, उसके अलावा एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट लेके आ गए, जिसको मैंने बताया था पीईबी, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोलते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या है, जो ऑटोमेशन हो गई, मतलब ये फॉर्म्स होते हैं, ऑटोमेटेड फॉर्म्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना आसानी से ऑटोमेटिकली फंड को लिया, अप्रूव किया जा सकता है और वापस रिफंड भी किया जा सकता है ना। तो गवर्नमेंट आईटी सिस्टम हैज़ नाउ ऑटोमेटिकली प्रोसेस एंड अप्रूव रिफंड्स, एलिमिनेटिंग मैनुअल पेपर वर्क। ठीक है, ई कॉमर्स बूस्ट ये हो गया। द अनलॉक्ड इंसेंटिव, तो इससे क्या अनलॉक हुआ, बहुत सारे इंसेंटिव अनलॉक हो गए। कैसे, एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक अनलॉक हो गया। पहले क्या होता था, क्योंकि ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है वो लीगली, एक शिपिंग बिल तो होता था लीगली, दूसरा नहीं होता था, लेकिन अब ये दोनों सेम हो गए। तो अभी एक्सपोर्टेड गुड्स पे जो है ना, इनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्टर जो है अब्रॉड से मटेरियल मंगा रहा है, रॉ मटेरियल मंगा रहा है, और इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके, इसे मैन्युफैक्चरिंग करके वापस एक्सपोर्ट कर देता है मटेरियल। तो जब ये एक्सपोर्टर जो है ना रॉ मटेरियल मंगाता था ना, तो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी एक्सपोर्टर को। ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो। ठीक है, अभी क्या फ़ायदा हो गया, अभी दोनों ही टाइप के एक्सपोर्टर्स को जब भी ये गुड्स को एक्सपोर्ट कर देंगे, फाइनल मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उस पर जो इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी दी है रॉ मटेरियल पे, वो ऑफ हो जाएगी, उसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको वो मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, ये आपने रिफंड भी ले लिया और मटेरियल को कर दिया डोमेस्टिकली इम्पोर्ट, डोमेस्टिकली सेल कर दिया, वो अलाउ नहीं है, डोमेस्टिकली नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी आप पे करोगे वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो अभी इनके पास क्या है, ये रिकवर हो जाएगी इनकी इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इनके पास एक अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा। रोड टैप, तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो ये कुछ हिडन टैक्स होते हैं, एम्बेडेड सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स होते हैं, जैसे वैट ऑन फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज हो गई, नॉट अदरवाइज रिबेटेड। लेकिन इसमें क्या है, ये रिफंड मिल जाता है इन लोगों को, ये एक्ट करता है डायरेक्ट कैश सपोर्ट की तरह डायरेक्ट कैश सपोर्ट की तरह टू एक्सपोर्टर्स। तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स को कुछ अब पैसा मिल जाएगा, वो भी डायरेक्ट सपोर्ट की तरह। पोस्टल एक्सपोर्टर्स वो पहले इसमें एक्सक्लूडेड थे, पोस्टल एक्सपोर्टर्स को नहीं डाल रखा था। ठीक है, नाउ दे कैन फुल्ली क्लेम द रोड टैप बेनिफिट। ठीक है, ROSCTL, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज, ये भी रोड टैप की तरह ही है, पर ये स्पेसिफिकली टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में ही यूज़ होता है। तो ये भी सेम चीज़ है, ये भी बूस्ट करेगा टेक्सटाइल आर्टिशन को, बुटीक्स को और अपैरल सेलर्स को एक्सपोर्ट करना वाया एससी और अमेजॉन ग्लोब के थ्रू। ठीक है, तो इनके पास पैसा आएगा इनडायरेक्टली, ये है। कौन ज़्यादा बेनिफिट होंगे भाई, एमएसएमई बेनिफिट होंगे, एमएसएमई को बहुत कुछ मिल रहा है भाई, एपीएम से भी बहुत कुछ मिल रहा है, अभी ये भी कर दिया, तो दे आर गेटिंग सपोर्ट। तो और D2C जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, मैं डायरेक्ट बेचने लग जाऊँ बाहर, तो मैं भी एक D2C बन जाऊँगा। ठीक है, तो उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अगर इंडियन पोस्ट को यूज़ करेंगे, पोस्टल सर्विसेज यूज़ करेंगे, जो कि चीपेस्ट फॉर्म है एक्सपोर्ट करने का, चीपेस्ट चैनल है। ठीक है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा, कैश फ्लो होगा, क्योंकि ऑटोमेटेड रिफंड्स हैं, है ना, पीबीई के थ्रू ऑटोमेटिक रिफंड्स मिलेंगे इन लोगों को, इंप्रूव होगी इनकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि अभी इनको इंक्लूड कर दिया है ड्यूटी ड्रॉबैक करने में, रोड टैप के रिफंड करने में, ROSCTL को रिफंड करने में, जिसकी वजह से इनके पास एक अच्छा खासा पैसा आएगा, जिससे वो अपने सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइसिंग कर पाएंगे और कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे अगेंस्ट द एक्सपोर्टर्स फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। ठीक है, अगला है लेबर रिफॉर्म डेडलाइंस, न्यू कोड लाइकली फ्रॉम अप्रैल 1, टेक होम सैलरीज में डिप एज PF कंट्रीब्यूशन राइजेस। देखो,
हमने अभी जो है गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड को अप्रूव किया है। गवर्नमेंट की सारी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क रेडी है इस टाइम पे, ठीक है। ड्राफ्ट भी रेडी है, नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं, और इस लॉ को, इन 4 लॉ को अभी के अभी इफेक्टिव कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहते वो अभी वो नहीं कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो 4 न्यू लेबर कोड्स है ना, वो अप्रैल 1 अपने अगले फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में करेंगे वो, ठीक है। द गवर्नमेंट इज डिलेइंग, दैट्स वाई दे आर डिलेइंग द एक्चुअल रोल आउट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अगले साल की फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन होना चाहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च ऑफ 2027 में ख़त्म होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो इसको अलाइन करना चाहते हैं। क्यों अलाइन करना चाहते हैं? क्योंकि अगर इन्होंने अलाइन नहीं किया ना, और मान लो फेब में लॉन्च कर दिया, तो फेब में जो भी सैलरी चेंजेस होंगे और मार्च में जो भी सैलरी चेंजेस होंगे, उसकी कुछ अलग टैक्सेशन होगी, और इससे पहले की कुछ अलग टैक्सेशन होगी। तो ये ओल्ड सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा कंपनी को, और ये न्यू सिस्टम के थ्रू करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर दो सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा टैक्सेशन करने में। फिर जब हम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो बड़ा दिमाग ख़राब होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, और कंपनी भी स्मूथ ट्रांजिशन करे, उनके अकाउंटिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, वो प्रॉपर प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी कैलकुलेशन कर पाए, है ना, सैलरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो कर पाए, तो इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए कंपनी की। इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं वो उसको, ठीक है, रोल आउट करने वाले हैं। तो दीज न्यू कोड विल फंडामेंटली अल्टर हाउ सैलरीज, प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी आर कैलकुलेटेड, ठीक है। मैंने बता दिया अप्रैल से ही क्यों है, क्योंकि वो मिड में भी कर सकते हैं, मिड फरवरी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब भी अप्रैल को चूज़ किया प्रैक्टिकल रीज़न से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रन करता है। और अगर हम ये मैसिव पे रोल चेंजेस करेंगे, वो भी फरवरी में लास्ट क्वार्टर में, तो ये अकाउंटिंग क्रियोस क्रिएट कर देगा कंपनीज़ के लिए, और उनको कंपनीज़ को फोर्स करेगा कि वो अपनी कैलकुलेट करें टैक्सेस और लाइबिलिटीज़ अंडर 2 डिफरेंट सिस्टम इन द सेम ईयर, जो कि बहुत बहुत अकाउंटिंग क्रियोस क्रिएट कर सकता है ना। बैलेंस शीट इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ सकती है कंपनी की, और होगा इन कोर्ट्स के बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ेगी, जैसे कि ग्रेट्युटी और प्रोविडेंट फंड में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इन लोगों को। तो उसकी वजह से ऑडिटर्स के लिए, ऑडिटर का एक क्लीन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऑडिटर एक क्लीन अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे अगर वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए रोल आउट बाद में करने वाले हैं, 1 अप्रैल को करेंगे। अभी इम्पैक्ट क्या आएगा सैलरी पे, एक बार वो देख लेते हैं। तो इस बार जब लेबर कोड इन्होंने चेंज किया ना, तो इसमें इन्होंने इन हैंड सैलरी को कम कर दिया है, मतलब, और जब जब आप एग्जिट करोगे या जब आप पेंशन लोगे, तो वो अमाउंट ज़्यादा मिलेगा आपको, वो बढ़ा दिया है, सेविंग बढ़ा दिया है, टेक टेक कम कर दिया। कैसे कम कर दिया है? क्योंकि जो न्यू वेज कोड है ना, जो न्यू डेफिनेशन है वेज की, वो ये बोलती है कि जो बेसिक पे है ना, वो एटलीस्ट मस्ट बी 50% ऑफ द कंपनीज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल टोटल सैलरी, ठीक है, 8 लाख रुपये हो गए मान लो, ठीक है, उसका 25% जो है ना बेसिक पे होना चाहिए। तो इससे क्या दिक्कत है? पहले क्या होता था, नॉर्मली जो बेसिक पे होता था वो 30 to 40% होता था CTC का, और उस आपकी इन सैलरी बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते थे, HRA और स्पेशल अलाउंस पे इंक्रीज कर देते थे, और रिड्यूस कर देते थे आपका प्रोविडेंट फंड। क्यों प्रोविडेंट फंड रिड्यूस हो गया? क्योंकि CTC, क्योंकि आपका बेसिक पे कम हो गया। क्योंकि PF फंड जो है कैलकुलेट होता है 12% ऑफ बेसिक पे से। अगर बेसिक पे कम हो जाएगा तो प्रोविडेंट फंड कम हो जाएगा। लेकिन अभी प्रोविडेंट फंड क्या, अभी बेसिक पे क्या हो गया, 50% ऑफ द टोटल कंपनी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, जिसकी वजह से बेसिक पे इंक्रीज हो जाएगा, और मिलिट्री जो PF कंट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा ग्रेट्युटी है वो भी बेसिक पे ही होता है, तो वो भी बढ़ जाएगा। तो एग्जिट के टाइम हमें ज़्यादा पे रोल मिलेगा, पे आउट मिलेगा मतलब। इससे रिजल्ट क्या है, जो हमारी इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी, और जो हमारी रिटायरमेंट के सेविंग के टाइम पे जो सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी। ये चाहती है गवर्नमेंट इससे, ठीक है। वही मैंने आपको इसकी फॉर्म में बताया है। देखो हमारी इन हैंड जो टेक होम सैलरी है वो 45,000 से, ये पर्टिकुलर इसके अंदर 43,800 हो गई। वो कहाँ से आई? क्योंकि बेसिक पे तो बढ़ गया, 20 से 25,000 हो गया, क्योंकि 50% था यहाँ पर और ये 40% था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो पैसा था वो स्पेशल अलाउंस में से कम कर दिया। देखो 19,600 से 12,000 कर दिया, और अपना HRA जो कि बेसिक पे कैलकुलेट होता है उसको बढ़ा दिया, और PF को बढ़ा दिया, ठीक है। तो PF को ऐसे करके इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन कम कहाँ से किया? कम यहाँ से किया, स्पेशल अलाउंस से। तो इनडायरेक्टली हमारी जो इन हैंड सैलरी थी वो कम हो गई, ठीक है। एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। मेजर विन फॉर गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स। पहले इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, जो स्विगी,
जोमेटो राइडर्स होते हैं ना, इनको जो है रिलैक्सेशन दिया है। कैसे रिलैक्सेशन दिया है? क्योंकि ये जो लोग थे ना, ये क्वालिफाई नहीं होते थे पहले हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए। इन लोगों को एटलीस्ट ये थ्रेशोल्ड पार करना पड़ता था, 90 डेज एक वर्क करना पड़ता था सिंगल एग्रीगेटर के साथ, या तो इनको 120 दिन वर्क करना पड़ता था मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। अभी मिनिस्ट्री क्या चाहती है कि मिनिस्ट्री ओपन है कि वो रिड्यूस करेगी इन थ्रेशोल्ड को। दिस मीन्स दैट वर्कर्स विद शॉर्टर और पार्ट टाइम एंगेजमेंट में क्वालिफाई, ये क्वालिफाई कर पाएंगे इंश्योर बेनिफिट, इनको इंश्योरेंस बेनिफिट मिल पाएगा, रिकॉग्नाइजिंग द नेचर फ्लूइडिक नेचर ऑफ द गिग वर्क। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री इनको सोच रही है कि हाँ, ये जो थ्रेशोल्ड है 90 डेज और 120 डेज, इसको कम कर दें कि ये लोग भी एलिजिबल हो जाए हेल्थ, लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए। कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक अलग चीज़, एक पर्टिकुलर योजना निकाली है, बोल सकते हो। ठीक है, वो है द आर्टिकल मेंशन द सक्सेस ऑफ स्प्री स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़। इसका गोल क्या है? टू मूव वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है अभी, उससे फॉर्मल सेक्टर में लाना, जो कि रजिस्ट्रेशन है विद ESIC। तो ESIC क्या है? एक इंश्योरेंस वाला है। इंश्योरेंस में जब आप मेडिकल प्रॉब्लम होती है आपको, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको पैसा मिलता है। ऐसे आप इंश्योर्ड करते हो अपने आप को, है ना। अगर आप मर जाते हो तो आपका पैसा, आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। तो ये होता है इंश्योरेंस। एक होता है EPFO, यहाँ पर आपको प्रोविडेंट फंड के थ्रू मिलता है ना। प्रोविडेंट फंड में ये क्या होता है? आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलता है आपको। तो ये, मैं ऐसा कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिटायरमेंट है, ये ESIC जो है ये इंश्योरेंस वाला पैसा, इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो आउटकम क्या था इस पर्टिकुलर स्प्री का कि 1.03 करोड़ न्यू एम्प्लॉय जो है रजिस्टर्ड हुए ESIC से, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, जिसका मतलब है 10 मिलियन एडिशनल वर्कर जो है अभी एक्सेस है, उनके पास एक्सेस है मेडिकल केयर का और सिकनेस बेनिफिट का। ठीक है, जो 4 लेबर कोड है, अब पहले क्या था, 29 एग्जिस्टिंग लेबर कोड थे, उसको 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कोड ऑन वेजेस मैंने आपको बता दिया है वो क्या है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वही बता दिया है कि PF और ESI इंक्रीज किया, इंश्योरेंस बेनिफिट दिए गए गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड रिवाइज करना, इसमें कुछ रूल्स को रिवाइज किया गया कि कैसे हायरिंग करनी है, कैसे फायरिंग करनी है, स्ट्राइक्स कैसे माननी है। OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। भाई एक वर्क प्लेस पे काम करने के लिए कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मीन्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिसके थ्रू आपको काम करना होता है, तो वो उनको भी रिफाइन किया है, और कुछ लीव पॉलिसीज़ को भी रिफाइन किया है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को बॉन्ड यील्ड समझ नहीं आता है, और मैं बॉन्ड यील्ड में आपको बताऊंगा, एक अलग से वीडियो निकालूंगा इसकी। आज के लिए जो है हम बस एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जो बॉन्ड यील्ड होती है ना, वो इंटरेस्ट गिवन अपॉन मार्केट प्राइस होती है, ये होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ता है तो यील्ड घटती है। आपको भी इतना याद रखना है, मैं इसकी अलग से एक वीडियो निकालूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो अभी क्या हो रहा है कि इंडियन रुपी जो है एक सिग्निफिकेंट क्रैश सफ़र कर रहा है, जहाँ पर क्या है, एक सिंगल डे के अंदर 57 पैसा का ड्रॉप हुआ है, और टू क्लोज, और ये क्लोज कितने पे हुआ है? 90.86, मतलब 90.30 से 90.86 रुपी चला गया अगेंस्ट द सिंगल डॉलर। ये अभी तक की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी 2 मंथ के अंदर अंदर। साइमल्टेनियसली जो बॉन्ड मार्केट है वो अलग स्ट्रेस में चल रहा है, उसमें यील्ड जो है 10 मंथ की हाई हो गई है, जो कि लगभग 6.67 बता रही है। अभी यील्ड हाई होने से वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड की जो है ना दिक्कत होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, द प्राइमरी ट्रिगर, इसको करने के लिए इसका प्राइमरी ट्रिगर क्या है? तो इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि एक्सपायरी क्या होती है। चलो एक बार इसके 2 रीज़न है, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। द प्राइमरी ट्रिगर वाज मैसिव एक्सपायरीज ऑफ करंट बेट्स इन द ऑफशोर मार्केट एंड कॉम्बाइंड विद द डिसअपॉइंटमेंट। एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन बॉन्ड का, जो इंक्लूड नहीं हुए हैं अभी मेजर ग्लोबल इंडेक्स के अंदर। ठीक है, 2 प्रॉब्लम है। अभी 2 प्रॉब्लम को कैसे पता था? देखो, एक NDF होता है, जो जो ये फॉल आया है ना रुपये में, ये नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं आया है कि इंपोर्टर्स को बाय करना पड़ गया डॉलर, है ना, तो उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी, तो रुपये वीक हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ है ये चीज़ भाई, ये हुआ है फाइनेंशियल स्पेकुलेशन करने की वजह से। वो भी कहाँ? ऑफशोर मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑनशोर मार्केट जो इंडिया में है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। वो कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो NDF है ना, एक NDF होता है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। अभी फॉरवर्ड नहीं पता होगा, है ना।
तो पहले फॉरवर्ड देख लेते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होता है। फॉरवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स एक लीगल एग्रीमेंट होता है, या डेरिवेटिव होता है, या एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं, मतलब तीनों का मतलब एक ही है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 2 पार्टी साइन करती हैं, ठीक है। कब साइन करती हैं? जब उनका इंटरेस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। और ये कहाँ पर साइन होता है? OTC पे, ओवर द काउंटर होता है, और ये फॉरवर्ड्स कस्टमाइजेबल होते हैं। मैं आपको बहुत छोटा एक एग्जांपल लूँगा, बस वही बताऊँगा, क्योंकि पूरा बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा ये। जो ए है वो चॉकलेट खरीदना चाहता है बी से, पर ए बोल रहा है कि मैं तेरे से चॉकलेट है ना 5 रुपये में खरीदूंगा, 5 रुपये पर चॉकलेट। बी बोल रहा है ठीक है मैं तेरे को बेच दूंगा 5 रुपये पर चॉकलेट में। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन तो आज हुआ, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कब होगा? इसका एग्जीक्यूशन होगा 6 मंथ बाद। तो ये फॉरवर्ड जो है साइन तो आज की डे पे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कब होते हैं? 6 पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो टाइम हम खुद डिसाइड करते हैं, कस्टमाइजेबल होता है ना। तो मान लो यहाँ पर डिसाइड हुआ 6 मंथ बाद, तो 6 मंथ बाद जो डे आएगा ना, डे जहाँ पर ये एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको ही बोलते हैं एक्सपायरी। इस दिन ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, मतलब एग्जीक्यूट होने वाला है। अभी यहाँ पर ए बोल रहा है $5 में, $5 में खरीदेगा पर चॉकलेट, ठीक है। अभी मान लो प्राइस जो है बढ़ गया, प्राइस हो गया 10 रुपये पर चॉकलेट, ठीक है। तो ए को इनडायरेक्टली ए को फायदा हुआ, 5 रुपये का पर चॉकलेट पे, ठीक है। तो इससे क्या किया, ए ने अपने रिस्क को, पर्टिकुलर फ्यूचर में आने वाला जो रिस्क था, कि उसको लग रहा था 5 रुपये की चॉकलेट 10 रुपये में हो जाएगी, लेकिन बी को लग रहा था नहीं क्या पता 5 रुपये की चॉकलेट 3 रुपये में हो जाए, कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाए। इसको ही लग रहा, दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट था, बी का इंटरेस्ट ए के इंटरेस्ट से अपोजिट था। ए को लग रहा था बढ़ जाएगा, तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ कि मुझे सस्ते दाम में मिल जाए। तो लेकिन क्या हुआ, ए का जो इंटरेस्ट था वो सक्सेस हो गया, एक को फ़ायदा हुआ और एक को नुकसान हो गया। तो जो 5 रुपये थे का 5 रुपये का फ़ायदा हो गया ए को। तो यहाँ पर क्या, जो एनडी है ना, एनडी है, फॉरवर्ड तो मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड होते क्या है। जो एनडी है ना, नॉन डिलीवरेबल, नॉन डिलीवरेबल का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना चॉकलेट चीज़ें नहीं हुई, मतलब कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं हुई, यहाँ पर कॉमोडिटी ने हैंड एक्सचेंज नहीं किया। यहाँ पर जो डिफरेंस था ना, नेट प्रॉफिट था, सिर्फ उसने ही हैंड एक्सचेंज किया। तो फाइनली क्या होगा, बी जो है 5 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से इसको बंदे को पैसा दे देगा, जितनी भी चॉकलेट का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। कब? 6 महीने बाद, जब वो 6 महीने खत्म हो जाएंगे, जब एक्सपायरी आ जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एनडीएफ की वजह से, एक नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड की वजह से ऑफशोर मार्केट में, अभी इसके बारे में बताता हूँ। देखो, एक होता है ऑनशोर मार्केट, जो कि हमारा खुद का मार्केट होता है, जो मुंबई में है। मुंबई में यहाँ पर बैंक जो है अपने डॉलर को सेल या बाय करता है ना, और उस इम्पोर्टर्स भी ये काम करते हैं यहाँ पर, है ना, बाय। तो यहाँ पर मेन मार्केट है, ये मेन पीपल है ना। कहीं और दूसरी जगह एक मार्केट है जिसको बोलते हैं ऑफशोर मार्केट। अभी ऑफशोर मार्केट में कुछ जो लोग हैं, जैसे सिंगापुर और दुबई का हो गया, ये लोग क्या करके बैठे हैं, ये $3 बिलियन की एनडीएफ करके बैठे हैं। और एनडीएफ में पता है क्या बेट लगाई है? वहाँ तो उस बंदे ने चॉकलेट की बेट लगाई थी कि 5 रुपये होगा, क्योंकि उसको ये लग रहा था, क्योंकि उसको क्या लग रहा था एक को, कि भाई 10 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इन्होंने, इन सारे इन्वेस्टर ने क्या लगाया है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रुपी है ना फ्यूचर में वो फॉल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, रुपी वीक बन जाएगा, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये बैटिंग करी है। तो ये बैटिंग हुई है ऑफशोर मार्केट, दूर कहीं। और उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि सेंटीमेंट पे वर्क करता है हमारा मार्केट, इस पर्टिकुलर चीज़ का जो इम्पैक्ट है ना, वो कहाँ आ गया, वो आ गया ऑनशोर पे, ठीक है। ऑनशोर पे, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू की एनडीएफ हो गई, है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर जब आ गया ना मार्केट में, तो बैंक को और इम्पोर्टर्स को डर लगने लग गया कि भाई अपनी करेंसी को मैं रुपीज़ में नहीं रखता हूँ, मैं कन्वर्ट करा लेता हूँ, मैं बेच देता हूँ। तो इन्होंने अपनी रुपीज़ को बेचना स्टार्ट कर दिया, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर पावर में आ गया और रुपी गिर गया, तो इसलिए रुपी गिर गया यहाँ पर। तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है ये एनडीएफ जो है ऑफशोर मार्केट, जहाँ पर दुबई, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने ये बैट किया फ्यूचर्स में, कि जो फ्यूचर की वैल्यू है रुपी की, विदाउट एक्चुअली
होल्ड नहीं कर रहे वो करेंसी, वो सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, करेंसी है नहीं उन पे, बस स्पेकुलेशन मारे जा रहे हैं। विदाउट हैंडलिंग द करेंसी वो ये बेट कर रहे हैं कि भाई रुपी बढ़ जाएगा, रुपी घट जाएगा, और उसकी वर्थ कितनी है, 3 बिलियन डॉलर। और उसकी ऐसा हुआ कि उसकी एक्सपायरी जो है ना आ गई, वो 6 मंथ की जो एंड डेट थी मान लो वो यहाँ पर आ गई। तो जब ये आ गई ना, तो अभी इन जिन्होंने बेट की थी अगेंस्ट द रुपी, शॉर्ट पोजीशन ली थी, उनको जो है ना वो अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, अभी बी को सेटल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की मार्केट के अंदर, क्योंकि डॉलर चाहिए, अब उस चीज़ को सेटल करने के लिए डॉलर चाहिए। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर ऊपर हो गया, रुपये गिर गया। और दूसरी जगह एक सेंटीमेंट ऑनशोर मार्केट पे गया, वहाँ पर भी मतलब फोर्स सेलिंग हो गई, यहाँ पर भी सेल कर दिया रुपी, और दोबारा डॉलर बढ़ गया। तो ऐसे डॉलर बढ़ गया, तो ऐसे डॉलर बढ़ रहा था, बढ़ा, क्योंकि इतनी बड़ी 3 बिलियन की एक्सपायरी आ गई। ठीक है, तो आरबीआई कर रहा था, आरबीआई 3 वीक से जो है ना डिफेंड कर रहा था इस प्राइस को, 90.3 रुपीज़ पर डॉलर मार्क को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। बट क्या हुआ, वो डिफेंड कर ही नहीं पाया, क्योंकि ये 3 बिलियन की एक्सपायरी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, 3 बिलियन डॉलर की एक्सपायरी आने पे आरबीआई ने बोला अबे छोड़ो इसको, अब नहीं कर रहे, स्लाइड होने दो उसको 90.86 पे, तो इसलिए वो स्लाइड हो गया था। अभी आरबीआई जो है ना 3-4 चीज़ों से मतलब आरबीआई के एक फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो है ना, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है। दूसरा होता है गोल्ड, तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, चौथा होता है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ठीक है, FCA हमारी मेन करेंसीज होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी करेंसीज होती हैं, जैसे यूरो हो गया, सॉरी रुपी हो गया, डॉलर हो गया, मतलब बहुत सारी करेंसीज होती हैं। ठीक है, बैंक होल्ड, ये रियल करेंसी होती है हमारे पास होल्ड। दूसरी जगह दूसरे बैंक्स में, ग्लोबल बैंक्स के अंदर इंडिया डिपॉजिट करके रखता है इस करेंसी को। ठीक है, गोल्ड भी डिपॉजिट कर रखता है BIS के पास। ठीक है, गोल्ड भी था इंडिया के पास। SDR क्या होता है, SDR जो है ना एक IMF के साथ होती है, एक बकेट होती है युआन की, युआन की, येन की। ठीक है, युआन, वैसे युआन ऐसे नहीं होता, युआन, येन, डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और एक और होता है मेरे ख्याल से, युआन, येन, डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, एक और था, मेरे ख्याल से रशियन करेंसी होगी, है ना, रशियन करेंसी में भी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मे भी रशियन करेंसी है। SDR में ये इसका एक बकेट बना के हमें उसकी बकेट के यूनिट मिल जाते हैं SDR में। ठीक है, और RTP एक रिजर्व पोजीशन होती है जो हमें मिलती है, ये भी IM के साथ होती है। तो एक फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ये 4 एलिमेंट होते हैं, RBI उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी आगे यूज़ होगा ये। स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या हो गई, एक और प्रॉब्लम है, ANZ के एनालिस्ट ने ये बोला कि अभी भी जो है ना इंडिया US की जो ट्रेड डील है वो बहुत प्रेशर डाल रही है करेंसी पे, और फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ेगा तो इंडिया का जो रुपी है ना वो भी गिरेगा। और दूसरी ओर जो है एक प्रॉब्लम आ रखी है, वो हमारा बॉन्ड मार्केट है, वो उसकी यील्ड हाई जा रखी है। अभी यील्ड हाई होने का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको इसका अच्छे से बताता हूँ। एक बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है, और इसको बोलते हैं सीसॉ रोल, सीसॉ रोल। एक बॉन्ड है, इसकी फेस वैल्यू जो है FV जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये 2 डेज़ में, इस पर इंटरेस्ट जो है 5% मिल रहा है, मतलब 5 रुपये मिलेंगे पर ईयर 100 रुपये पे। और ये 10 साल का बॉन्ड है, 10 ईयर बॉन्ड है। ठीक है, हर साल मुझे 5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा पुराना बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड बोल दो इसको। अभी क्या है, नए कुछ मार्केट में कुछ चेंजेस आए और गवर्नमेंट ने नया बॉन्ड इशू कर दिया, न्यू बॉन्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने न्यू बॉन्ड इशू किस पे किया, फेस वैल्यू 100 रुपीज़। पर इस बार क्योंकि न्यू बॉन्ड था, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको भी 7% दे दिया। ठीक है, अभी तो मतलब 7 रुपये पर ईयर मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ, मैं इस टाइम पे टुडे के करंट सिनेरियो में न्यू बॉन्ड खरीदूंगा या ओल्ड बॉन्ड खरीदूंगा? भाई सिंपल है, मैं ओल्ड बॉन्ड खरीदूंगा, क्योंकि मुझे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट मुझे 7% दे रही है, तो मुझे न्यू बॉन्ड खरीदना चाहिए। लेकिन न्यू बॉन्ड खरीद लिया तो जो ओल्ड बॉन्ड होल्डर्स थे वो बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई खरीदने के लिए राज़ी नहीं होगा। 5% पे कौन खरीदेगा, क्योंकि जब 7% वाला मिल रहा है, तो अभी ये तो बिकेंगे नहीं। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, अपने ओल्ड बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनके जो प्राइस होते हैं ना, मार्केट प्राइस है, उसको डिस्काउंट कर देती है।
अब ये 100 रुपये की जगह 90 रुपये में क्यों करती है कि जो इसकी इस ऐसे ओल्ड बॉन्ड की यील्ड जो है ऐसी देखेगी 7% ही दे रहा है वो। इससे क्या है, जो ओल्ड बॉन्ड है वो दोबारा से अट्रैक्टिव हो जाएंगे और मार्केट के अंदर ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अट्रैक्टिव बनाना चाहता है। तो इसलिए जब अगर कभी भी आपको बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड की बॉन्ड यील्ड बढ़ती दिखे ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, है ना। या तो ज़्यादा ही लोन ले रही है गवर्नमेंट, और हमने एफएसआर में पढ़ा था कि बॉन्ड बॉन्ड क्योंकि ये तो सेफ होते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड तो सेफ होते हैं, तो इनके प्राइस तो गिरना नहीं चाहिए ऐसे करके, है ना। तो सेफ बॉन्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ बॉन्ड पे हमेशा सेफ चीज़ों पे कम इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि वो सेफ है, गवर्नमेंट बैक करती है। लेकिन तब भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, इसका मतलब या तो उन्होंने ज़्यादा पैसा उठा रखा है ना, या तो मतलब ज़्यादा कर्जे में है इनडायरेक्टली, और या तो उनके बॉन्ड बहुत अनएट्रैक्टिव हो गए हैं, तो वो दोनों के केसेस में ही ये सब काम करती है। ठीक है, तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स डेफरल होगा। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा था कि ब्लूमबर्ग जो है इंडियन बॉन्ड्स को अपने ग्लोबल एग्रीगेटेड इंडेक्स के अंदर ऐड कर लेगी, जिसकी वजह से एक सील ऑफ अप्रूवल मिल जाता है। ऐसा दिखता है कि हमारा मार्केट, बॉन्ड मार्केट जो है, डेब्ट मार्केट जो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो जो हमारे ग्लोबल पेंशन फंड थे वो तैयार थे बाय करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इंडियन डेब्ट, बट ब्लूमबर्ग ने वो डिले कर दिया इंक्लूजन करना। ठीक है, जो उस डिले की वजह से जो हमें लग रहा था कि हमारे पास फॉरेन मनी आएगा, वो आया ही नहीं। जब फॉरेन मनी आया ही नहीं, तो इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड को बेचना स्टार्ट कर दिया, और बेचा तो बेच नहीं पाया क्योंकि नए बॉन्ड्स भी आ रखे हैं। तो उसको बेचने के लिए प्राइस को फॉल करना पड़ा और यील्ड को इंक्रीज करना पड़ा। तो इसलिए मैंने आपको नीचे पूरी कथा बताई। ठीक है, अगला, द फॉरेक्स पैराडॉक्स, रिजर्व ग्रोस और कैश फेल। तो आरबीआई ने कोशिश तो करी थी। इसमें हेडलाइन क्या है, हमारा जो टोटल अभी का जो रिजर्व है वो $687 बिलियन का है। तो फाइन प्रिंट पे क्या किया, जो एफ सी है हमारा, फॉरेन करेंसी, हम मैंने भी पढ़ाया था ना आपको पूरा, फॉरेन रिजर्व में एफ सी आता है। तो गो आरबीआई ने अपने एफ सी में से डॉलर बेचने स्टार्ट किए। तो जब डॉलर बेचेंगे तो रुपीज़ का जो फॉल है वो रुक जाएगा, तो रुपी बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली $1.1 बिलियन बेच दिए। बट प्रॉब्लम क्या आई कि इन्होंने बेच तो दिए, आरबीआई ने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन जो उनके पास गोल्ड एसेट था, और सडनली जो ग्लोबल गोल्ड प्राइस सर्ज हुआ, उसकी वजह से जो गोल्ड की वैल्यू थी वो $1.5 बिलियन रोज हो गई। तो जो यहाँ इन्होंने बेच के ग्लोबली बेच के एफसीए में डॉलर अपने डॉलर की वैल्यू कराने की कोशिश करी थी, वो गोल्ड के डॉलर, क्योंकि गोल्ड का जो एसेट है वो बढ़ गया, उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ गई डॉलर्स की फॉर्म में, तो वहाँ से डॉलर आ गया एक्स्ट्रा, तो डॉलर की डिमांड को मास्क कर लिया। तो जो आरबीआई ने कोशिश करी वो नहीं हो पाई पूरी, है ना। तो इंक्रीज कर दिया द वैल्यू ऑफ इंडियन गोल्ड होल्डिंग, और जिसकी वजह से राइज इन गोल्ड वैल्यू मास्क कर दिया लॉस ऑफ एक्चुअल कैश डॉलर। व्हाट कम्स नेक्स्ट, अभी जो है आउटलुक पूरा बेरिश दिख रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जाता दिख रहा है, मतलब अभी और रुपी और वीकन होगा। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं एक्सपर्ट कि 91.08 रुपीज़ तक जाएगा पर डॉलर। और ऐसी एक्सपायरीज, जो एक्सपायरीज एनडीएफ की एक्सपायरीज और आने वाली हैं, आर कमिंग, जिसकी वजह से और डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और अपना रुपी वीकन होगा। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारा यील्ड है ना, बॉन्ड यील्ड, वो 6.7 तक पहुंच जाएगा। अगर उसने 6.7 वाला जो पॉइंट है उसको क्रॉस किया, तो जो गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो भी बढ़ जाएगी, एंड इवेंचुअली जो कस्टमर की लोन और ईएमआईज है ना वो भी बढ़ जाएगी। अभी ये पॉइंट है डिस्कस करने लायक। ठीक है, क्यों ऐसा होगा भाई, हमें हर एक चीज़ का क्यों पता होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं, जो बैंक है भाई उसको बाय लॉ मैंडेटरी है, बैंक भी हिट होता है इसमें, बाय लॉ मैंडेटरी है कि उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बनाना पड़ता है। ठीक है, अपना रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये नॉर्मली बैंक जो ना होल्ड करके रखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम आ गई, एसेट हिट होने लग गया इनका। देखो, इनके पास जो ओल्ड बॉन्ड थे ना, वो सेम पुरानी न्यूज़ में बताऊंगा, जो ओल्ड बॉन्ड थे रखे रखे उनकी वैल्यू तो डिक्रीज हो गई। मैंने बोला था ना, मार्केट प्राइस कम करना पड़ा यील्ड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ओल्ड बॉन्ड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो जब ऐसा गवर्नमेंट ने किया, तो जो बैंक के अंदर, बैंक के वॉल्ट में जो ये
ओल्ड बॉन्ड रखे थे वहाँ पर रखे रखे उनकी मार्केट प्राइस वैल्यू कम हो गई। अभी कुछ भी हो, चाहे ये बैंक उसको सेल ना करे, उसको सेल नहीं करना, मान लो बैंक को सेल ही नहीं करना है, पर स्टिल उनको अपनी अकाउंटिंग में तो रखना पड़ेगा, अपनी बुक अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि इतने वैल्यू का है। तो वहाँ उनकी बैलेंस शीट पुअर हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से बैंक थोड़े पुअर दिखने लग जाएंगे। उसको बचाने के लिए इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। प्रोविजनिंग कहाँ से करेंगे? अपनी खुद की कैपिटल प्रॉफिट में से करेंगे। अभी कैपिटल में से बहुत सारी प्रोविजनिंग कर दी इसको बचाने के लिए, तो जो कैपिटल बची फाइनली लैंड करने के लिए वो तो कम हो गई, तो लैंड करने के लिए पैसा ही नहीं बचा इनके पास। तो ऐसे करके इनका एसेट हिट हुआ, जिसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट लॉस हुआ। ठीक है, अभी इससे क्या प्रॉब्लम आई? एक और चीज़ प्रॉब्लम है कि जो यील्ड है ना, अगर यील्ड इंक्रीज हो जाती है, यील्ड इंक्रीज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है पे कर रही है फॉर एग्जांपल 7%। अभी गवर्नमेंट 7% पे कर रही है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड पे, और बैंक दूसरी ओर, बैंक को जो चीप मनी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सेविंग अकाउंट से मिलता है। कासा राफा का पैसा होता है ना, कासा या राफा का पैसा होता है, या सेविंग अकाउंट एफडी से मिलता है। और सेविंग अकाउंट पे ये देते हैं 3% ही, और राफा पे देते हैं ये 5% फॉर एग्जाम्पल। तो खुद बोलो, जो डिपॉजिटर्स हैं, क्या अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना चाहेंगे या राफा में पैसा रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे। वो क्यों नहीं रखना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट 7% पे दे रही है भाई। अपना पैसा बैंक से निकालेंगे और गवर्नमेंट में डाल देंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देंगे, जिसकी वजह से बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने सेविंग अकाउंट और राफा अकाउंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंटरेस्ट जो ये देते हैं डिपॉजिट पे वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये बढ़ाएंगे तो जो NMI है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक का, वो गिरने लग जाएगा। अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये लैंड करते हैं मनी, जो ये लैंड करते हैं मनी अदर पीपल, ठीक है, अपने कस्टमर को लैंड करते हैं, वो उसकी जो EMI है, उसका जो रेट है, लोन रेट है, वो बढ़ा देंगे ये, कि भाई NMI श्रिंक ना हो। जब ये बढ़ा देंगे तो भाई क्या क्या होम लोन नहीं बढ़ेंगे? फिर क्या EMI नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। यही मतलब था उसका। तो ये पूरी ऐसे कथा पढ़नी है। दूसरी चीज़ है, ये लास्ट टॉपिक है, गोल्ड क्रैकडाउन। RBI ने बैन किया है एडवांस पेमेंट फॉर बुलियन इंपोर्ट्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, अभी कुछ टाइम पहले जो है एक RBI ने ये एक मास्टर डायरेक्शन निकाली है, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया है इसमें, और इसका नाम है RBI कमर्शियल बैंक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ अमेंडमेंट आई है। उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं ना, बहुत सारे चेंजेस हैं। बट न्यूज़पेपर में जो है ना 17 जनवरी में न्यूज़पेपर में कुछ कुछ ही अमेंडमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं आज उतना ही कवर करूँगा, लेकिन मैं कुछ मतलब मेरे ख्याल से कल मैं पूरी की पूरी इसकी पूरा का पूरा सर्कुलर लेके मतलब डायरेक्शन लेके आ जाऊँगा, उसके बाद अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्ट रूल मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, कर्व करने के लिए बुलियन ट्रेड में। इफेक्टिवली फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026 इंडियन इंपोर्टर्स विल कम्प्लीटली बैन फ्रॉम मेकिंग एडवांस रेमिटेंस सेंडिंग मनी बिफोर हैंड फॉर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ओवरसीज। का मतलब क्या है? देखो, सप्लायर है, गोल्ड सप्लायर है फॉरेन में गोल्ड का, ठीक है, और यहाँ पर हमारे इंपोर्टर्स हैं। तो RBI क्या बोलता है कि भैया तुम एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते गोल्ड और सिल्वर के मामले में, इनको पहले ही पैसा नहीं दे सकते, एडवांस में पैसा नहीं दे सकते। पहले तुम्हें मटेरियल चाहिए, पहले तुम्हें गोल्ड लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो भी तुम्हें गोल्ड मिल जाएगा, तुम्हें बिल मिल जाएगा पूरा, उस पर फिर तुम पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट ये खुद तो करती नहीं है, AD के थ्रू करते हैं। ठीक है, अभी ऐसा क्यों बोला RBI ने? क्योंकि ये जो इम्पोर्टर्स होते थे ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इससे बोलते थे कि मैं गोल्ड खरीदने के लिए पैसा तो भेज रहा हूँ अपने सप्लायर को, ठीक है, लेकिन ये असली में सप्लायर को नहीं भेजते थे, शेल कंपनी को भेजते थे। तो पैसा तो चला गया, गोल्ड ही नहीं आया कभी भी। तो पैसा इन्होंने इंडिया के बाहर पहुंचा दिया और गोल्ड आया नहीं। तो ये होता था RBI की ये अमेंडमेंट करने से पहले। तो RBI ने यही बोल दिया कि अब तुम पैसा भेज ही नहीं सकते, पहले जो है गोल्ड लेके आओ फिर पैसा देना। अपने इंपोर्टर्स पे ये रोक लगा दिया, इंडियन इंपोर्टर्स पे। जहाँ पर वो गोल्ड के और सिल्वर के मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, दूसरी ओर RBI थोड़ा लूजन अप हो गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सेक्टर में। मतलब यहाँ पर MSMEs को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को थोड़ी छूट मिल गई कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो मेजर बैन क्या था कि नो फर्स्ट पे फॉर गोल्ड,
भाई सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए और इन सब के लिए आपको पहले पेमेंट नहीं करना है। पहले क्या होता था, ये लोग जो है पे कर देते थे और पहले आपको पे करना है, पहले आपको गोल्ड लेना है, फिर आपको पूरी डॉक्यूमेंट दिखानी है बैंक को और फिर उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। एडवांस रेमिटेंस रूट अवेलेबल नहीं है अब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो पहले क्या करते थे, 100 करोड़ रुपए का अगर इनको गोल्ड खरीदना है तो ये सप्लायर को भेज तो देते थे, लेकिन अपनी खुद की शेल कंपनी में लगा देते थे और वहाँ से कोई गोल्ड को बाय करते नहीं थे। गोल्ड कभी आता नहीं था, तो मनी जो है सक्सेसफुली मूव आउट हो गया इंडिया से, हवाला हो गया वाई बैंकिंग चैनल। अभी क्यों ऐसा गोल्ड के लिए है, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत हाई वैल्यू एसेट है और ये कॉम्पैक्ट आइटम है, बहुत छोटा आइटम है, इसको फेक करना बहुत आसान है पेपर पे, है ना, कि टू जस्टिफाई मैसिव इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। बट इसलिए आरबीआई ने इसको बैन कर दिया। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी ओर थोड़ी चीज़ें जनरल ट्रेड के लिए इन्होंने बिजनेस को ईज कर दिया। तो आरबीआई हैज सिंप्लीफाइड लाइफ बाय अलाउइंग 2 मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, 2 मेजर फ्लेक्सिबिलिटीज लेके आए। सेट ऑफ अलाउ कर दिया ह्यूज रिलीफ फॉर द कंपनीज दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम सेम पार्टनर। देखो अगर एक कंट्री है, एक कंट्री ने एक एक्सपोर्टर है, देखो ये बिल्कुल सेम है, हमने पढ़ा था नेट सेटलमेंट सेबी के लिए, तो ये बिल्कुल सेम है। वैसे ही ओल्ड वे क्या था, अगर एक एक्सपोर्टर है उसको 100 रुपये का गुड चाहिए, वो एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपये का गुड यूएस को और वहाँ से वो उसी कंपनी से इंपोर्ट करा रहा है 80 रुपये का रॉ मटेरियल। तो पहले क्या है, उसको 100 रुपये पहले भेजने होते थे, 100 रुपये का मटेरियल भेजना होता था तो उसे 100 रुपये मिलते थे। फिर उसे 80 रुपये का मटेरियल चाहिए होता था और 80 रुपये उसको भेजने होते थे, तो 80 रुपये आउट होते थे, 100 रुपये इन होते थे। तो ये अलग अलग करना पड़ता था स्टैंड अलोन। लेकिन अब क्या बोला कि तुम सेट ऑफ कर दो, मतलब उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। इसका मतलब उसका जो डिफरेंस है सिर्फ 20 रुपये जो कि अब इन आने हैं वही एडी करें, तो इससे क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाता था और फॉरेक्स कंजर्वेशन जो स्लिपेज होता है वही बच जाता था। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट। अभी थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब क्या है, देखो पहले एक इंडियन इंपोर्टर है, इंडियन ट्रेडर बोलता है आप, ये बोलता है ऑस्ट्रेलिया को जिनके पास कोल है कि तुम मुझे कोल दे दो, ठीक है, कोल, और ये क्या कोल बेच देता था दुबई में, तो वह घुमाता था कोल को। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या बोला है कि तुम ये काम कर तो सकते हो, ऐसे थर्ड पार्टी की तरह मिडिलमैन की तरह काम कर तो सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी ये पूरी साइकिल है ना कि तुमने कोल लिया ऑस्ट्रेलिया से और उनको पैसा दिया, पे किया, ठीक है, फिर कोल दिया दुबई को और वहाँ से पैसा लिया, ये जो पूरी साइकिल है ना तुम्हें 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी है। तुम ये कर तो सकते हो, लेकिन इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि तुम सिर्फ हमारे इंडियन बैंकिंग का चैनल यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, लेकिन तुम्हारा जो कोल है ना वो इंडियन सॉइल को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो इंडियन सॉइल को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम इंडियन बैंकिंग चैनल्स को यूज़ कर सकते हो और ये पूरी ट्रांजैक्शन जो है ना तुम्हें 6 मंथ के अंदर अंदर करनी है। अगर तुमने वो 6 मंथ के अंदर अंदर नहीं किया तो तुम पे पेनल्टीज लग सकती हैं, है ना, या तुम्हें बाहर निकला जा सकता है सिस्टम से। तो वो यही है, इफ़ यू इम्पोर्ट गुड फ्रॉम सप्लायर ए एंड द पेमेंट हैड टू गो टू सप्लायर ए, द पेइंग अ थर्ड पार्टी लाइक लॉजिस्टिक पार्टनर और पेरेंट कंपनी रेज रेड फ्लैग्स। भाई ये जो ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, वो रेड फ्लैग कर देता है। नाउ आरबीआई परमिट्स थर्ड पार्टी पेमेंट इफ़ यू कॉन्टैक्ट if your contract says pay our subsidies in Dubai for goods coming from Germany, बैंक कैन नाउ अलाउ दिस एक्स्ट्रा हर्डल, कर सकता है वो बैंकिंग चैनल का यूज़ कर सकता है, प्रोवाइडेड कि डॉक्यूमेंट्स भी मैच होनी चाहिए। भाई वो जितना कॉल आया था उतना जाना भी चाहिए। ठीक है, वो पूरी मंथली साइकिल जो है 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एडवांस पेमेंट, गोल्ड से अलग जो भी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स हम लेने वाले हैं उसमें एडवांस पेमेंट अलाउ है, उसमें हम एडवांस पेमेंट दे सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि कितना भी देने लग गए। एक थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड कौन सेट करेगा, बैंक सेट करेगा, एडीज करेंगे। ठीक है, फॉर एडवांस पेमेंट और बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन द क्लाइंट। एक सेफ्टी नेट क्यों कर रहे हैं कि इफ़ एन इम्पोर्टर वांट्स टू सेंड सम मनी, अगर उनको भाई उन्होंने लिमिट से ज़्यादा मनी सेंड करना है एडवांस में, तो आरबीआई क्या बोलता है कि उसके जो सप्लायर का बैंक है ना उसको एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर वो कभी सप्लायर भाग जाए और पैसा ना दे तो हमारा जो इंडियन बैंक है वो वहाँ के बैंक से रिकवर कर ले वो पैसा। ठीक है, और अगर कोई भी इम्पोर्टर फेल करता है इम्पोर्ट करने, वो इम्पोर्ट नहीं कर पाता गुड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, या वो अपना मनी वापस नहीं लेके आ पाता है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो उस बंदे को या तो बैकलिस्ट कर देंगे या उसको बोलेंगे कि अगली बार से तुम गारंटी दो अपने फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ही था आज का, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।
थैंक यू।